everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू आवर चैनल. इस वीडियो में क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट. इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं. दिस इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट वीडियो जहां पे आपके नजरों के सामने से पूरा चैप्टर दौड़ लगा के निकल जाएगा और आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी. तो वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है, एक चीज मैं आपको बता दूं, जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है तो आप लोगों को एक रैपिड रिवीजन मिल जाएगा. और जिन्होंने ऐसा है कि भी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है तो यू विल हैव द आइडिया, वो एक रूपरेखा समझ में आ जाएगी कि आखिरकार चैप्टर कैसे आगे बढ़ रहा है. इस पूरे प्रोसेस में मैं आपको ये बताते चलूंगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, कहां से क्वेश्चन बन के आए प्रीवियस ईयर्स में और किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं. तो ऑल इन वन अगर बताऊं तो ये वन शॉट जो है ना, तो एक बार में पूरे चैप्टर की चिंता खत्म करते हैं. शुरू करें तो ये देखो, सबसे पहले अगर मैं अगर चैप्टर की ब्रॉड आउटलाइन अगर आपको बताऊं ना, तो दो शब्द से मिलकर चैप्टर बना है, मनी एंड क्रेडिट. एंड ये एक उस तरह का चैप्टर है जो बहुत छोटे चैप्टर्स की कैटेगरी में आता है, जितना भी आपका 10th का सिलेबस है. तो मनी एंड क्रेडिट में आपको ये बताएगा कि मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ और उस मनी को जैसे कि हम देखेंगे तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी हमारे पास पेपर नोट्स करेंसी है और बैंक के पास रहता है और बैंक उस पैसे का क्या करता है. तो मनी वाला पार्ट एक चैप्टर का है. और क्रेडिट मतलब लोन, तो वो क्रेडिट वाले पार्ट में लोन सही होते हैं, गलत होते हैं, किस किस प्रकार के लोन होते हैं, कहां कहां से लोन मिल सकते हैं, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, और कैसे इनफॉर्मल सेक्टर से बचने की जरूरत है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है. तो क्रेडिट का पूरा सिस्टम, लोन वाला पूरा सिस्टम और पैसे वाला. तो बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी अगर आपको समझना है ना, मतलब ये चैप्टर की सिग्निफिकेंस भी है, सिलेबस के अलावा भी मैं आपको बताऊं तो इस चैप्टर से आपको बेसिक फाइनेंस जो है वो समझ में आएगा. शुरू करते हैं. मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पैसा. तो अगर हम बात करें क्या, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, तो आपके मन में गाना बजेगा क्या कि पैसा है तो बड़ी बड़ी बात है, पैसा है तो लंबी लंबी रात है. तो पॉइंट ये है कि पैसा जो है, तो आज आप जैसे देखेंगे तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम क्या करते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं. उस सोसाइटी में अर्थ जो रहता है, अर्थ यानी कि जैसे इकोनॉमी की बात करें, अर्थशास्त्र होता है, अर्थव्यवस्था होती है ना, तो उस इकोनॉमी में मनी की हेल्प से क्या होता है, सारे ट्रांजेक्शन पॉसिबल हो पाते हैं. मनी की हेल्प से हम क्या देख रहे हैं कि इकोनॉमी चल रही होती है, इकोनॉमी के जो टायर्स हैं वो मनी है. फाइन. तो पैसा जो है, तो पैसे से हमारे डे टू डे ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं. पैसे से हम क्या देख रहे हैं कि हमारे आसपास सारी चीजें खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, ये सारा सब कुछ. पैसे से जीवन नहीं बनता है, लेकिन पैसा जीवन का एक बहुत अभिन्न क्या होता है, अंग होता है. ठीक है. तो अब जैसे अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये तो समझ में आ गया सर कि मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, पैसा है तो बड़ी बड़ी बात है. अब दूसरी चीज क्या है, व्हाट वाज द सिचुएशन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी. पैसा तो आज आया, गांधी जी की फोटो तो 47 के बाद, जैसे आजादी के बाद गांधी जी की फोटो लगी नोट पे. तो उसके पहले क्या सिचुएशन थी सर, वो ब्रिटेन के एम्परर की फोटो होगी, वो नहीं, उसके भी पहले और चले जाओ तो सर पहले मुगल्स जो थे तो वो अपने सोने के सिक्के निकाल देते थे. उसके पहले, हाँ तो सर उसके मतलब वो तो सोने के सिक्के कम निकालते थे मुगल्स. उसके पहले और जैसे गुप्ता वगैरह के टाइम पीरियड में और ज्यादा सोने के सिक्के निकले थे. उसके पहले तो उसके पहले सर क्या होता था कि लोग, ऐसा है कि किसी को गेहूं खरीदना है तो उसने अपने गेहूं किसी को दे दिए, उससे बदले में जूते ले लिए. इस तरह से सिस्टम चलता था. तो अब आप पॉइंट पे आए क्या कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी जो आपको देखने को मिल रहा है, फिर मनी जो है तो ट्रेडिशनल मनी को भी देखें, जैसे प्रीशियस मेटल्स वगैरह जो था, उसके भी पहले अगर आप जाओगे तब कैसे ट्रांजेक्शंस होते थे, तब सामान की खरीद फिरोख्त कैसे होती थी, तो तब बार्टर एक्सचेंज चलता था. बार्टर एक्सचेंज क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये भाई साहब को मछली चाहिए थी, भाई साहब को मीट चाहिए था, तो उन्होंने आपस में एक्सचेंज कर लिया. अब जैसे अगर हम देखें क्या कि मुझे आप लोगों का मोबाइल चाहिए और मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये पेन ले लो, और आपने पेन ले लिया और मैंने आपसे मोबाइल ले लिया. ठीक है, तो ये भी एक ट्रांजैक्शन है. दे दोगे, मैं तुम्हारा टीचर, इतना नहीं करोगे क्या. तो अब क्या हुआ यहां, जैसे अगर आप देख रहे हो कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, जहां पे गुड्स आर एक्सचेंज इन रिटर्न ऑफ गुड्स, देयर इज नो यूज ऑफ मनी. पैसे का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, सामान के बदले सामान का लेन देन हुआ है, वो सिस्टम बार्टर एक्सचेंज कहलाता है. ठीक है. तो जब पैसे नहीं थे, व्हाट वाज द सिचुएशन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी, हाउ द ट्रांजैक्शंस यूज्ड टू टेक प्लेस, हाउ द इकोनॉमी ऑपरेटेड, तब बार्टर एक्सचेंज चलता था. सामान लो, सामान दो. फाइन, सामान लो, सामान दो. तो जैसे पहले एग्जांपल दिया गया बुक में कि एक जूता बेचने वाला जो है, तो अगर पैसा है तो जूता बेचने वाला क्या करेगा कि जो भी ग्राहक आएगा उसको जूते देगा, बदले में पैसे ले लेगा. ठीक है, और वो उसी पैसे से वो जूता बेचने वाला व्यक्ति गेहूं जाके ले आएगा अपने परिवार के लिए, गेहूं वाले को वो पैसे देगा और वो क्या ले लेगा, उससे गेहूं ले लेगा. लेकिन जब पैसे नहीं थे तब सामान के बदले सामान बदले जाते थे और इसको बार्टर एक्सचेंज कहा जाता है. समझ गए. अब सर ये भी सही है, बार्टर एक्सचेंज बढ़िया है. ठीक है, आप पेन दे दो, हम आपको मोबाइल दे देंगे, है कि नहीं. लेकिन अब यहाँ पे आप बोल रहे हो नहीं सर लॉस है इसमें हमारा. क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे मोबाइल की वैल्यू ज्यादा है, सर के पेन का क्या है.
ठीक है, तो अब आपको वही समझना है कि बार्टर एक्सचेंज के लिए एक सिचुएशन जरूरी है। क्या? एक सिचुएशन ये जरूरी है कि जो मैं बेचना चाह रहा हूं तुम वो मतलब लेना चाह रहे हो, जो तुम्हारे पास सामान है वो तुम मुझे देना चाह रहे हो। ठीक है, तो बार्टर एक्सचेंज कब होगा? जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होगी। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट वाज अ प्री रिक्विजिट कंडीशन फॉर बार्टर एक्सचेंज। अगेन रिकॉल करते हैं, बार्टर एक्सचेंज इज वेरी एसेंशियल, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ मनी, जब पैसा नहीं था तब बार्टर एक्सचेंज होता था, गुड्स वर एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ गुड्स। लेकिन उस बार्टर एक्सचेंज के पॉसिबल, उस बार्टर एक्सचेंज को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या था? उस बार्टर एक्सचेंज को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बहुत जरूरी थी। यहां इसको समझना बहुत जरूरी है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मतलब क्या है? व्हाट अ पर्सन डिजायर्स टू सेल should exactly be same to what other wishes to buy। जैसे मैं जो बेचना चाह रहा हूं वो सेम होना चाहिए जो तुम खरीदना चाह रहे हो उसके कंटेक्स्ट में। जैसे हम यहां पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मैंने आपको पेन दिया तो आई एम हैविंग द डिजायर टू सेल माय पेन एंड यू शुड आल्सो हैव अ डिजायर टू हैव दिस पेन, तभी तो ट्रांजैक्शन हो पाएगा कि हाँ तुम पेन चाह रहे थे और मैं पेन बेचना चाह रहा, तो तुम पेन के बदले में अपना मोबाइल दे दोगे और मुझे भी पेन के बदले में मोबाइल ही चाहिए। अब तुम बोलो पेन के बदले में रबड़ ले लो, तो मैं नहीं लूंगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है? तो वो सिचुएशन ऐसी बनेगी जिसमें बार्टर एक्सचेंज पॉसिबल है। मतलब वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना चाहिए कि वांट्स का डबल कोइंसिडेंस, बायर और सेलर दोनों के बीच में म्यूचुअली वो सिचुएशन बनना चाहिए, वो कंडीशन बनना चाहिए, तब तो बार्टर एक्सचेंज हो पाएगा, तब तो बार्टर एक्सचेंज हो पाएगा। नहीं तो क्या होगा? बार्टर एक्सचेंज नहीं होगा भाई साहब। ठीक है, बड़ी दिक्कत जाएगी। क्यों? क्योंकि एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मनी है नहीं, बार्टर एक्सचेंज, इस सिचुएशन में इकोनॉमी में पैसा नहीं है। पैसा है तो बड़ी सिंपल सी चीज है कि मैं दुकान पे जाऊंगा, पैसे दूंगा, मोबाइल लूंगा। ठीक है, और तुम दुकान पे जाओगे, पैसे दोगे, पेन ले लोगे। तो मनी ने क्या कर दिया? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का रोल प्ले करा। ध्यान रखना, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन मनी नहीं है तब इकोनॉमी बार्टर एक्सचेंज पे चलती थी। वहां डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एक प्री रिक्विजिट कंडीशन होती थी। ठीक है, अगर मेरे पास जूते हैं और मुझे गेहूं चाहिए तो मैं किसी गेहूं वाले को ढूंढूंगा और मैं जाके उससे बोलूंगा भैया जूते लो, गेहूं दो। ठीक है, और वो अगर मना बोल देगा तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि जूते लो और गेहूं दो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होगा ना। तो वहां पे दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? म्यूचुअल कंसेंसस होना चाहिए। ठीक है, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट प्री रिक्विजिट कंडीशन है और यही इसका चैलेंज बन गया। क्या? कि बोथ द पार्टीज आर नॉट एग्रीइंग अपॉन द ट्रांजैक्शन, या फिर दोनों पार्टीज के बीच में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं है तो ट्रांजैक्शन हो ही नहीं पाएगा। समझ गए? समझ में आया यहां तक? बार्टर एक्सचेंज एक ऐसा सिस्टम ऑफ इन द इकोनॉमी वेयर गुड्स वर बीइंग एक्सचेंज इन रिटर्न ऑफ गुड्स, गुड्स के बदले गुड्स। ठीक है, और उस एक्सचेंज में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना जरूरी है, जहां पे व्हाट अ पर्सन डिजायर्स टू सेल शुड एग्जैक्टली बी द सेम व्हाट अदर विशेस टू बाय। ठीक है, तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट और बार्टर एक्सचेंज हो गया। और बार्टर एक्सचेंज वाले सिस्टम में चैलेंज यही है कि अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं है तो ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। इसी चीज को रिजॉल्व करने के लिए अब क्या है? जूते दो गेहूं लो नहीं हो रहा था तो हमने क्या बोल दिया? जूते दो पैसे लो। कैसे? कि अब आपको जो भी सामान चाहिए तो आप क्या करो, आपको जरूरी नहीं कि आपको वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको वैसा ही सेलर और वैसा ही बायर ढूंढना पड़ेगा। अब आपको जो भी चाहिए या फिर जो भी बेचना है आप पैसे का इस्तेमाल करो। Therefore money acts as an intermediate in exchange process। और यही क्वेश्चन आता है क्या? कि हाउ मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और हाउ मनी एक्ट्स एज अ इंटरमीडिएट इन द ट्रांजैक्शन इन द इकोनॉमी। तो मनी क्या करता है? मनी सीधी सिंपल सी चीज ये कर देता है क्या? कि अब जैसे मुझे वही, मेरे पास जूते हैं और मुझे गेहूं खरीदना है, तो कोई मुझे मतलब कोई भी व्यक्ति इकोनॉमी में जिसे जूते चाहिए वो मेरे पास आएगा, मुझसे जूते ले जाएगा और पैसे दे जाएगा, और मैं वो पैसे लेके जाऊंगा, बोलूंगा भैया पैसे ले लो, गेहूं दे दो, वो खुशी खुशी देगा। क्यों? क्योंकि मनी ने यहां पे क्या कर दिया है? वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वाली नीड को एलिमिनेट कर दिया। ध्यान रखिएगा इस पूरी कहानी में कि हाउ मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बार्टर एक्सचेंज क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या है, और मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह कैसे रोल प्ले करता है। क्योंकि उससे ट्रांजैक्शंस आसान हो गए। मनी की स्टोर ऑफ वैल्यू है, मनी को कोई वो नहीं करता है ऐसा कि मतलब वहां पे आपको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जरूरत नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स आल्सो यू कैन हैव अ ट्रांजैक्शन। गॉट इट? तो ये मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज पे कभी कभी एक छोटा सवाल आता है, कीवर्ड में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, बार्टर एक्सचेंज, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, मुस्कुरा दो जरा एक बार। तो अब अगर आगे बढ़े, ठीक है, तो सक्सेसफुली दिस इज हाउ वी मेड दिस सॉन्ग कि जूते दो पैसे लो। क्यों? क्योंकि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जरूरत नहीं पड़ी, मनी एक्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आज देखो तो पैसा क्या है। ठीक है, अगेन गाना नहीं गाना है, पैसा क्या है। तो अगर जैसे अभी यहां देखोगे आप, तो यहां पे
मनी जो है तो देयर आर वेरियस इवोल्यूशंस इन द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। आज जो आप पैसा देख रहे हैं, पेपर नोट और करेंसी देखते हैं, ठीक है, कॉइन्स देखते हैं, तो वो हमेशा से वैसा नहीं रहा है, ठीक है, हमेशा से वैसा नहीं रहा है। मनी जो रहा है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह हमेशा से रोल प्ले करते आया है, बार्टर एक्सचेंज के बाद में, लेकिन मनी का भी इवोल्यूशन हुआ है। कैसे इवोल्यूशन हुआ मनी का? अगर इवोल्यूशन की बात करें तो एक समय पे प्रीशियस मेटल्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था, और इसके भी पहले तो बार्टर एक्सचेंज था कि अनाज के बदले लोगों ने पशु खरीद लिए, गाय खरीद ली, भैंस खरीद ली, गेहूं दे दिया, ठीक है। तो इसके पहले तो वो सिस्टम चलता था। फिर क्या है, फिर वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स को खत्म करने के लिए प्रीशियस मेटल्स का इस्तेमाल किया गया कि सोने के सिक्के बना दिए, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के, ठीक है, सिक्के बना दिए गए, उन पर मोहर लगाना शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे क्या हो गया कि अब सोने चांदी के सिक्के तो लोग फिर क्या है, बैंक नहीं लूटेंगे, लोग तो लोगों की जेब में से डकैती डाल लेंगे बस, कि सोने का सिक्का है बस काम बन जाएगा। तो क्या हो रहा है कि प्रीशियस मेटल्स के पहले कॉइन्स वगैरह चलते थे, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हुआ, हम पेपर नोट्स पे, कॉइन्स पे स्विच हो गए, पेपर नोट्स पे स्विच हो गए। अब जैसे अगर आप देखेंगे तो इस तरह से इवोल्यूशन हुआ है करेंसी का, ठीक है। तो करेंसी जो है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी जो है, आज जो हम पैसे का इस्तेमाल करें तो उसमें करेंसी एक तरह का पैसा होता है। जैसे आज हम कह सकते हैं कि यूपीआई भी एक तरह का क्या है, पैसा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने जो डिजिटली हमारा पैसा स्टोर करके रखा बैंक अकाउंट में, ठीक है, पेटीएम पर इतने रुपए प्राप्त हुए, तो वो क्या है, वो भी एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, जिसको आगे समझेंगे हम, ठीक है। तो अगर हम बात करें मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या क्या है, तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी का इवोल्यूशन हुआ है हमेशा से। आज जैसे पैसे है वैसे नहीं थे, पहले प्रीशियस मेटल्स वगैरह थे, उसके पहले भी आप क्या देखते थे, ग्रेन्स ही बदल लिए जाते थे, ग्रेन्स के बदले सामान ले लिया जाता था। फाइन, आज आप देख लो तो आज पेपर नोट्स और कॉइन्स जो है इन्हें करेंसी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और ये एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, गांधी जी मुस्कुरा रहे हैं, 2000 रुपए लिख दिया गया उस पर, लेकिन क्या वो 2000 रुपए की वैल्यू होल्ड करता है अपने आप में? नहीं, वो पेपर जो है, वो पेपर की वैल्यू क्या होगी, 10 रुपए 15 रुपए में बन गया 2000 का नोट, ठीक है। 2000 के नोट तो बंद भी कर दिया। और तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, आप क्या देख रहे हो कि जो मॉडर्न करेंसी है ना, उसका अपने आप में कुछ यूज नहीं है, अपने आप में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। उसकी आप जैसे देखो कि इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। जैसे पहले सोने के सिक्के चलते थे, तो नहीं कुछ तो सोना पिघला लेंगे तो सोने की तो वैल्यू है, फाइन, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू थी सोने के सिक्के की। लेकिन आज तो कागज का नोट है, कागज के पेपर से एरोप्लेन बना देते हो, नोट से भी एरोप्लेन बना के उड़ा दो, मैं अपने छत पे से उठा लूंगा फिर। तो हम यहां जैसे अगर आप समझोगे ना, तो मॉडर्न करेंसी जो है, तो मॉडर्न करेंसी की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे करेंसी की तरह एक्सेप्ट क्यों करते हैं, सवाल। तो यही सवाल आपका एग्जाम में भी बनेगा कि मॉडर्न करेंसी इज नॉट हैविंग इट्स ओन वैल्यू इन इटसेल्फ, ठीक है, उसकी खुद की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। इट इज अ फिएट करेंसी। फिएट करेंसी मतलब क्या है कि वो 10 रुपए का भी पेपर इस्तेमाल नहीं हुआ, पेपर बनाना प्रिंटिंग में, लेकिन उस पर 2000 लिखा है, तो हम दुकानदार के पास जाते हैं, गांधी जी हंसते हैं, वो दुकानदार भी हंसता है, और 2000 रुपए का सामान भी मिलता है, ठीक है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, ठीक है। हम क्यों उस कागज के टुकड़े को एक्सेप्ट, अच्छा चलो ऐसे ही है ना, मैं बढ़िया बना देता हूं एक पेपर पे, लो तुम्हें, ठीक है, एक पेपर पे ऐसे बना देता हूं, गांधी जी भी मुस्कुराएंगे, 2000 भी लिख देता हूं, तुम बोलो तो 5000 लिख दूंगा और साइन भी कर दूंगा मेरी, और ये नोट में तुम्हें दे दूंगा, क्या तुम रखोगे? नहीं रखोगे, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि हम जो गवर्नमेंट इशू कर रही है, अच्छा आंसर ही दे दिया मैंने, ठीक है, हम उस पेपर के टुकड़े को एक्सेप्ट क्यों करते हैं, देन व्हाई डू वी एक्सेप्ट इट एज अ मनी? क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड होती है। समझ गए? फ्लो समझना। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी आपका करेंसी आ गया, जिसमें पेपर नोट और कॉइन आ गया, लेकिन हम अगर पीछे पलट के देखेंगे तो पेपर नोट की वैल्यू तो कुछ नहीं है, दूसरे पेपर की तरह होना चाहिए, लेकिन उस पेपर को हम इतनी वैल्यू देते हैं कि पूरा जीवन उसके पीछे दौड़ लगाते निकाल देते हैं। तो वो पेपर को हम एक्सेप्ट क्यों करते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि इट इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने बोला कि ये पेपर पर जो हमने लिख दिया है, तो जैसे आप कभी नोट देखना और नोट में पढ़ना क्या लिखा है, ठीक है, कि मैं धारक को वचन देता हूं, वो पूरी एक लाइन रहती है नीचे कि जिसके पास में ये, जिसने इस नोट को धारण करके रखा, जिसके पास है इसका एंटाइटलमेंट, उसके पास में राइट है कि ये नोट को, इस कागज के टुकड़े को जहां भी दिखाएगा, अगर वो 2000 का नोट है तो उसको 2000 का सामान मिले, 10 रुपए का नोट है तो 10 रुपए का उसको बदले में सामान मिले, ठीक है। तो गवर्नमेंट उसको ऑथोराइज कर रही है, ठीक है। तो रुपी जो होता है, इंडियन रुपी, अब तुम यहाँ पे डॉलर चलाओगे कि तुम अपने कह सकते हैं कि कॉलोनी की किराना की दुकान पे चले गए और वहां बोल रहे हो कि अंकल ये लो $10 पैसे, $10 रखे, सामान दो, तो वो डॉलर यहां चलेगा नहीं चलेगा, वो डिस्प्यूटेड चीज है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे देश में हमारी गवर्नमेंट ने रुपी को क्या किया है, रुपी को वाइडली एक्सेप्ट करवाया है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, रुपी को एज अ करेंसी स्टैब्लिश किया है, तो सारे ट्रांजैक्शंस में रुपी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आरबीआई जो होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे
करेंसीज इशू करती है और हमें ये कॉन्फिडेंस है कि सरकार ने इशू किया है, इसके लिए हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, अच्छा सर किसी और ने वैसे नोट इशू कर दिए तो कोई और एंटाइटल्ड ही नहीं है, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना जाली नोट पकड़ में आ गए, फर्जी नोट पकड़ में आ गए, फर्जी मूवी देखी होगी आपने। तो केस क्या हो रहा है, नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी, कोई और इशू नहीं कर सकता है। दूसरी चीज कि इसे कोई रिफ्यूज भी नहीं कर सकता, जैसे आपके पास में अगर पैसा है और आपको डर लग रहा है तो कागज का टुकड़ा है, किसी ने लेने से मना बोल दिया तो ऐसा कोई मना भी नहीं बोल सकता है, ठीक है। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रूपी। तो अगर सवाल आता है कि व्हाई डू वी एक्सेप्ट मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी या फिर व्हाई डू वी एक्सेप्ट पेपर नोट्स एंड कॉइन्स एज मनी डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे डू नॉट हैव एनी वैल्यू इन इट्स ओन, उनकी खुद में अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। सोने का सिक्का होगा तो समझ में आएगा कि पिघला के सोना निकाल लेंगे, लेकिन कागज के टुकड़े को क्यों एक्सेप्ट करते? तो दिस इज द फैक्ट, गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड है, कोई और इशू कर नहीं सकता है, कोई पेमेंट सेटल करने से मना बोल नहीं सकता है कि भैया मैं नहीं ले रहा, कागज का तो टुकड़ा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सारे फैक्टर्स के चलते करेंसी या फिर पेपर नोट और कॉइन्स जो है ना वो एक तरह का मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी बन के आते हैं, ठीक है। तो हमें समझ में आया व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, करेंसी इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, व्हाई दिस इज द रीजन। रिकैप भी करवाते चल रहा हूं, समझा के एक साथ पूरा काम, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरी चीज पे, डिपॉजिट्स विद बैंक जो होते हैं ना, कि आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया, वो भी एक तरह का क्या है, मनी है, पैसा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे बैंक में पैसा कहां से आया, बैंक में आपका अकाउंट होता है और आपके अकाउंट में आप ही पैसे डालोगे, ये मत एक्सपेक्ट करना कि दिगराज सर जाके डाल देंगे, मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो अब केस क्या हो रहा है, अब जैसे अगर आप देखोगे तो डिपॉजिट्स विद बैंक जो होते हैं तो वो भी क्या है, वो भी एक तरह का मनी ही है। क्यों? क्योंकि आपका बैंक अकाउंट होता है, आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है। उस बैंक अकाउंट में जब आप बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं आपके नाम से, तो आपके नाम से जब आपने एक खाता खुलवाया तो आप उसमें जाके पैसे रखोगे, ठीक है। और वो पैसे ऐसा नहीं कि बैंक में रख दिए तो बैंक बोल देंगे बस लंच के बाद आना आप, मतलब आपकी जब जरूरत होगी तो आप उसको निकाल भी सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो डिपॉजिट्स विद बैंक जो है, डिपॉजिट्स विद बैंक्स भी क्या है, एक तरह का पैसा ही है, फाइन, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मनी। अब कैसे हो गया, तो जैसे आपको पहले क्या होता था, पहले लोगों को सैलरी कैश में मिलती थी, सैलरी मिली लोगों को, अब पूरी सैलरी ऐसी थोड़ी ना कि बस मिल गई तो उड़ाते उड़ाते आ रहे रोड पे, अपनी जरूरतों का पैसा इंसान अपने पास रखता था और फिर एक्स्ट्रा पैसा रहता था तो डर रहता था कि चोर चोरी ना करके ले जाए, तो एक्स्ट्रा पैसा जो रहता था, एक्स्ट्रा कैश जो रहता था, उसको क्या कर दिया जाता था, बैंक के पास डिपॉजिट कर दिया जाता था, ठीक है। पीपल डिपॉजिट इट विद बैंक अकाउंट, ठीक है, अपना बैंक अकाउंट खुलवा के बैंक में पैसे जमा कर दिए। अब बैंक में पैसे जमा कर दिए तो बैंक में जाएंगे तो ऐसा तो नहीं बोल देंगे सर कि लंच के बाद आना, ठीक है। तो क्या होता था कि अब बैंक में जो आपने पैसा जमा किया ना, तो वो पैसा आपका है, तो दैट कैन बी विड्रॉन ऑन योर डिमांड। तो जब आपकी नीड होगी, जब आपको डिमांड होगी ना, तो आप उस पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हो कि भाई साहब मेरे को जरूरत है तो वो पैसा मैं विड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कैश जो रहता है तो दैट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, तो एक्स्ट्रा पैसे को विड्रॉ किया जा सकता है जब हमारी जरूरतें होगी, जब हमारी नीड होगी तो उस पर विड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको कि एक्स्ट्रा कैश बैंक में जमा कर दिया तो वो आपका पैसा है और वो विड्रॉ किया जा सकता है जब आपकी डिमांड होगी, और जब डिमांड पे विड्रॉ कर सकते हो तो उसे क्या कहेंगे, डिमांड डिपॉजिट्स कहेंगे। कैसे? जो बैंक के पास पैसा डिपॉजिट किया था वो आपका पैसा है, और जब आपकी डिमांड होगी तो आप, मतलब आपको जब नीड फील होगी कि हमें कुछ खरीदना है, तो वो बैंक में जो आपने सेविंग्स थी वो पैसा निकालना है आपको, तो वो आपकी डिमांड पे आप आपके डिपॉजिट को वापस निकाल सकते हो, इसके लिए उसे डिमांड डिपॉजिट्स भी कहा जाता है, ठीक है। गॉट इट? तो व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, करेंसी, करेंसी के साथ साथ में डिपॉजिट्स विद बैंक, डिपॉजिट्स विद बैंक जो होते हैं दे कैन बी विड्रॉन ऑन योर डिमांड, देयरफॉर इट इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट्स। अब डिमांड डिपॉजिट्स एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैसिलिटी ऑफर करते हैं, वो इंटरेस्टिंग फैसिलिटी क्या है, वो है चेक की फैसिलिटी। फिर गाना तो नहीं बज रहा तुम्हारे कानों में, चेक कर वाला, ठीक है। तो अब चेक क्या है, ठीक है। चेक मतलब एक तरह का एक पेपर होता है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा होता है, उस पेपर के थ्रू आप उस पेपर को पैसे की तरह इस्तेमाल कर लेते हो, उस पेपर को आप एक इंस्ट्रक्शन की तरह इस्तेमाल कर लेते हो। समझाता हूं कैसे, ठीक है। बैंक में आपका पैसा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए अपने बैंक में जोड़ दिए, बधाई हो, क्या करिएगा आप इतनी धनराशि का? तो आप बोल रहे हैं कि सर इतनी धनराशि में हम क्या करेंगे कि हमें किसी को अगर पेमेंट करना होगा, कर्ज होगा, तो वो सारी चीजें चुका देंगे, ठीक है। तो बैंक डिपॉजिट्स हमें एक इंटरेस्टिंग फैसिलिटी ऑफर करती है जिसका नाम है चेक। चेक की फैसिलिटी क्या होती है, तो बैंक आप जब अकाउंट खुलवाता है आपको ऐसा चेकबुक देती है, ठीक है, अच्छे से देखना, समझ लेना ये चीजें, और अपने पेरेंट्स से पूछना। मतलब क्या होता है ना, सोशल साइंस का तो ऑब्जेक्टिव यही है कि आप जो समाज में सीख रहे हैं, समाज में रह रहे हो, तो सामाजिक ज्ञान होना चाहिए आपके पास। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद अपने पापा से बोलना, पापा
चेकबुक दिखाओ और चेकबुक देखने की कोशिश करना फिजिकली समझने की। और कुछ लोगों के आपके खुद के अकाउंट होंगे तो फिर बात ही अलग है, फिर तुम चेक कर ही कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो चेक क्या होता है, एक बैंक में जिसमें आपने अकाउंट खुलवाया तो वो बैंक आपको एक चेकबुक देगी, उस बैंक की डिटेल्स भी रहती है, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर भी रहता है, ठीक है, आपका अकाउंट नंबर भी रहता है, साथ ही साथ ये कुछ कोड्स रहते हैं, नंबर्स रहते हैं जो बैंक के काम के रहते हैं, इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा रहता है। अब ये आपको एक ऐसी लीफलेट्स दे दी उन्होंने चेकबुक में बहुत सारी, 10 15 20 50 जो भी है। अब इसमें आप क्या लिखेंगे, आपको किसको पैसे देना है, ठीक है, आपको जिसको पैसे देना होंगे आप उसका नाम लिखना, ठीक है, कितने रुपए देना है वो अमाउंट लिखना, अमाउंट लिखने के बाद में अपनी सिग्नेचर कर देना। अब ये बैंक के कोने में जैसे अगर आप देखोगे ना, ये बैंक के कोने में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 लाइन खींची है, ऐसे 2 लाइन खींची है, और दो अगर अकाउंट पे ही ना भी लिखोगे तो भी 2 लाइन अगर कोने में ऊपर खींच दोगे तो इसका मतलब ये होता है कि ये चेक से जो पैसे निकलेंगे वो पैसे हाथ में मत देना, जो पैसा चेक लेके आएगा उसके, वो पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर करना, ठीक है। जैसे अब इस चेक पे 2 लाइन खींच दी गई है ना, तो प्रेम कुमार नाम के व्यक्ति के अकाउंट में पैसे डालना, हाथ में पैसे मत देना उसको, ठीक है। और अगर लाइन नहीं खींची है तो मतलब क्या है कि इस चेक को एनकेश किया जा सकता है, तो आप कैश भी निकाल सकते हो, इस चेक की मदद से आप कैश भी निकाल सकते हो। ये 2 लाइन का सिग्निफिकेंस होता है। खैर, कमिंग बैक टू दिस, तो अब ये चेक कैसे एक इंटरेस्टिंग फैसिलिटी ऑफर कर रहा है, तो ये ऐसे इंटरेस्टिंग फैसिलिटी ऑफर कर रहा है कि आपके बैंक अकाउंट में बधाई हो 1 लाख रुपए आपने इकट्ठे कर लिए हैं। अब उस 1 लाख रुपए में से आपको किसी को पेमेंट करना है, तो जरूरी नहीं कि आप हमेशा जाओ बैंक में पैसा निकालो, निकाल के फिर किसी और को पेमेंट दो। आप क्या करोगे, बैंक को इंस्ट्रक्ट कर दोगे कि मेरे अकाउंट में से 57,000 रुपए कम करना और ये प्रेम कुमार नाम का एक व्यक्ति को मुझे पैसे देना, उसके अकाउंट में पैसे दे दो आप, ठीक है। तो चेक क्या है, चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक, किसकी बैंक को, तो मेरा अकाउंट जहां पे होगा तो मैं अपने बैंक को इंस्ट्रक्ट करूंगा यहां सब लिख के कि जो भी आपका नाम है श्यामलाल, कि श्यामलाल को पैसे देना है उस टाइप से, ठीक है। तो चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन्स अकाउंट, तो जिसका अकाउंट है उसी की चेकबुक और उसी के अकाउंट से पैसे देना, किसी और के अकाउंट से थोड़ी निकाल के देंगे, ठीक है। तो फ्रॉम द पर्सन्स अकाउंट to the person in whose name the check has been issued, to the person in whose name, यहां पे जैसे प्रेम कुमार के नाम से चेक इशू हुआ है तो प्रेम कुमार को पैसे दो, ठीक है। श्यामलाल के नाम से इशू हुआ है तो श्यामलाल को दो, ठीक है। तो जिसके भी नाम में हमने चेक इशू करा उसको पैसे दे दो। खुद को देना है तो सर बैंक से अगर पैसे निकालना हो चेक से तो सेल्फ लिख देते हैं हम उस पे, सेल्फ लिख दिया तो मेरे पैसे मुझे दे दो भैया वापस, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, क्लियर होना चाहिए, एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि क्या मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में करेंसी एक चीज हो गई, ठीक है, और दूसरी चीज करेंसी के साथ साथ में क्या हो गया, करेंसी के साथ साथ डिपॉजिट्स विद बैंक हो गए। डिपॉजिट विद बैंक जो होते हैं तो वो आपको उन्हें डिमांड डिपॉजिट्स भी कहा जाता है, क्यों, और वो एक इंटरेस्टिंग फैसिलिटी ऑफर करते हैं चेक की, वो भी समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं हम किस चीज पे, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। अब आप जैसे देख रहे हैं कि डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, हमने बैंक में जाके पैसा जमा किया 1 लाख रुपए, बैंक में क्यों करना सर, हमारे घर ही रख लेंगे, चोरी हो जाती, चलो ठीक है, चोरी हो जाती तो एक अलमारी खरीद लेते, हम इतनी दूर गए बैंक में जमा करना, ठीक है। तो बैंक में हम पैसा जमा करते क्यों है, पहली चीज। और दूसरी चीज, बैंक उस पैसे का अचार डालती है क्या, पूरा पैसा इकट्ठा कर रही है, सिक्योरिटी गार्ड रख रही है, इतने सारे लोग रख रहे हैं, लंच करवाती है बैंक, ठीक है। तो बैंक उस पैसे का क्या करती है आखिरकार, ये क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि बैंक आखिरकार उस पैसे का करती क्या है। तो अब देखो यहाँ पे कि बैंक है ना लोन एक्टिविटी चलाती है। लोन एक्टिविटी क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले तो बैंक में आपने जितना भी पैसा जमा किया ना, तो जितना भी पैसा आपने जमा किया तो बैंक उसका पूरा अमाउंट जो है कभी भी किसी को नहीं देती है, ठीक है। बैंक एक हमेशा कभी भी किसी को नहीं देती इन द सेंस कि बैंक आगे लोन चला देती है पैसे का, तो बैंक पूरा पैसा कभी भी किसी को नहीं देती है। बैंक को एक रिजर्व रखना पड़ता है, वो मैं समझाता हूं क्या है। जैसे मान लो कि लोगों ने 100 रुपए डिपॉजिट किए, ठीक है, ये जनता जनार्दन है और ये पूरी जनता जनार्दन ने मिलकर क्या किया, 100 रुपए बैंक के अंदर जमा कर दिए। अब 100 रुपए बैंक के अंदर जमा कर दिए, अब ये दिखती बात है, जमा किए तो सारे के सारे एक ही दिन लेने नहीं आ जाएंगे वापस कि हमारे पूरे पैसे वापस दे दो। कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा और कभी कोई वापस जमा भी करके जाएगा, कोई थोड़ा लेके जाएगा। अगर मान लो एक व्यक्ति ने 2 रुपए जमा किए तो ऐसा नहीं कि एक दिन आके पूरे के पूरे 2 निकाल के ले जाएगा, वो हो सकता है उसको कि 0.5 की ही जरूरत हो, ठीक है। तो बैंक क्या करती है, इस प्रोबेबिलिटी पे काम करती है कि नॉट ऑल द डिपॉजिटर्स विल कम ऑन द सेम डे, बट डिपॉजिटर्स विल कम, लेकिन कुछ ना कुछ लोग आते रहेंगे पैसे मांगने अपने, ठीक है। तो बैंक क्या करती है, एक 15% का क्या कर लेती है, CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो कैश रिजर्व मेंटेन करती है, ठीक है। बैंक्स कीप अ कैश रिजर्व, ताकि वो जो डे टू डे ऑपरेशन है ना, लोग पैसा लेने आ रहे हैं, कभी दिवाली की छुट्टी है तो हमें पटाखे लेने जाना है, पैसे दे दो, बैंक में आ गए अपने पैसे निकाल, तो वो उस तरह का काम करने के लिए बैंक क्या करती है, एक छोटा सा रिजर्व रख लेती है
कि डे टू डे ऑपरेशंस को मीट आउट कर ले। बाकी अब जो 85 रुपीज बैंक के पास बच रहा है ना, तो बैंक क्या करती है, उस 85 रुपीज को एक बड़ा शेयर जो रहता है, द मेजर पार्ट ऑफ द डिपॉजिट इज यूज्ड टू एक्सटेंड द लोन, एक बड़े पार्ट को लोन के फॉर्म में चला देती है बैंक। ठीक है, कि बड़े पार्ट को अब क्या कर दिया, डिपॉजिटर ने पैसा जमा कर दिया, बोलते आराम से जाके सो, आपके पैसे सेफ है, और इस पैसे को क्या कर देती बैंक, बोरोवर्स को दे देती है। ठीक है, बोरोवर्स मतलब कि जिनको पैसे की जरूरत है, जो बैंक से लोन ले लेते हैं। ठीक है, अब हर बोरोवर विजय माल्या नहीं होता है, तो ऐसे घबराना मत तुम कि बैंक ने तो सर हमारे से बोल दिया जाके सो जाओ, और बैंक ने लोन दे दिया, और लोन लेने वाला व्यक्ति अगर विजय माल्या निकल गया तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, लेकिन आइडियली ये काम होता है, क्या काम होता है कि हम पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक एक स्मॉल रिजर्व रखती है जिससे डे टू डे ऑपरेशन कर पाए, और एक मेजर पार्ट जो रहता है उसको बैंक क्या कर देती है, लोन दे देती है टू दी बोरोवर। ठीक है, जिसको पैसे की नीड होती है। अब यही बैंक की एक्टिविटी है, सिंपल बैंक की एक्टिविटी है। तो इसमें क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ सर? तो अब इसमें फायदा नुकसान क्या हुआ, देखो कि डिपॉजिटर्स डिपॉजिटेड देयर मनी। ठीक है, डिपॉजिटर ने अपना पैसा डिपॉजिट कर दिया बैंक में। अब उस पैसे का एक हिस्सा मैंने आपको बता दिया, बैंक ने क्या कर दिया, बोरोवर्स को दे दिया। ठीक है, नॉट एवरी बोरोवर इज अ माल्या। ठीक है, तो अब क्या करा बैंक ने, एक मेजर अमाउंट जो है वो क्या कर दिया, लेंड आउट कर दिया कि तुम लोन ले लो, जाओ खुश रहो, जी लो अपनी जिंदगी, बोरोवर। ठीक है, अब होगा क्या ना, बैंक यहां पे ऐसा नहीं कि मैं चैरिटी करने के लिए बैठा हूं, बैंक क्या करेगी, बैंक ये बोलेगी कि जो बोरोवर लोन लेके गए हैं, तो तुमने अगर लोन लिया है मान लो 100 रुपए का, तो लौटाओगे कितना, 110 लौटाओ, 115 लौटाओ। इस तरह से बैंक उनके ऊपर क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है, ध्यान रखना। और आप बोल सकते हो कि हमारा पैसा है, हमने बैंक में इसलिए रखा ताकि हमारा पैसा सेफ रहे, सेफ के साथ साथ में तुम हमें कुछ फायदा भी तो दो। तो बैंक क्या बोलती है, अच्छा आपने 100 रुपए जमा करे हैं ना, तो हम आपको 105 दे रहे हैं। ठीक है, तो दो चीज हो रही है कि बैंक एक्सेप्ट्स, एक लाइन में पूरा समझा रहा हूं, हाँ पूरी अच्छे से कनेक्ट कर दिया है। बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द डिपॉजिटर एंड लेंड्स द स्पेसिफिक अमाउंट टू द बोरोवर्स। अ मेजर शेयर इज लेंडेड टू द बोरोवर्स, लोन के फॉर्म में लेंड कर दिया है। अब क्या हो रहा है, बैंक इज चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन द बोरोवर, बोरोवर से इंटरेस्ट चार्ज करती है। 100 रुपए ले गए थे, 115 दो, एंड बैंक इज पेइंग इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर। अब इंटरेस्ट पे भी कर रही है डिपॉजिटर को, लेकिन यहां एक चीज है, क्या कि जो इंटरेस्ट पेड है ना, जो बोरोवर को दिया है, वो हमेशा क्या रहता है, कम रहता है देन द इंटरेस्ट चार्ज्ड। ठीक है, मतलब कि अगर यहां 15 रुपए ऊपर लिया तो इधर लौटाएगी बैंक 5 ही या फिर 7 ही, और 7 रुपए जो बच गया, जैसे इनसे 100 के बदले 115 ले लिए, ठीक है, और इनको 100 डिपॉजिट किए थे तो 107 रुपए दे दिए। अब वो जो 7 या 8 रुपए का डिफरेंस रह गया ना, वो क्या होता है, वो बैंक की इनकम होती है। दिस इज बिजनेस। ठीक है, दिस इज बिजनेस। तो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोवर एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो बैंक्स का ये मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज किया अगर 15 रुपए का इंटरेस्ट, एंड द इंटरेस्ट पेड इज 7 रुपीज, तो जो डिफरेंस है बीच का 8 रुपए, वो बैंक की इनकम हो गई। समझ में आया? सो दिस इज द लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। ठीक है, बैंक इस तरह से ऑपरेट करती है, बैंक इस तरह से चल पाती है। समझ में आया कि बैंक क्या करती है, इकोनॉमी के अंदर जहां पे सरप्लस है और जहां पे डेफिसिट है, जहां लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा है उसको लेके जिन्हें जरूरत है उन्हें देती है, और दोनों के बीच में क्या करती है, मीडिएटर का काम करती है। तो ये बैंक का काम होता है पैसे को लेकर। बधाई हो, हमने चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, मनी वाला एस्पेक्ट जो था। ठीक है, मनी वाला एस्पेक्ट जो था हमने वो क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। अब दूसरी चीज आती है, कौन सी? अब दूसरी चीज आती है क्रेडिट वाली। अब क्रेडिट वाले एस्पेक्ट को भी बहुत अच्छे से समझना। जैसे आपने देख लिया कि मनी का क्या रोल है सर, किस तरह से इवॉल्व हुआ है, बैंक क्या रोल प्ले करती है वहां पे। अब दूसरा एस्पेक्ट आता है क्रेडिट का, कि व्हाट रोल डज द क्रेडिट प्लेज। क्रेडिट होता क्या है, क्रेडिट क्या होता है? तो क्रेडिट एक तरह का लोन हो गया, क्रेडिट यानी कि लोन। फाइन, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे हम क्रेडिट की अगर डेफिनेशन से जाएंगे, ठीक है, क्रेडिट की डेफिनेशन से जाएंगे तो वो एक एग्रीमेंट है जहां पे लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विथ मनी। जो एक पैसा देने वाला व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, पैसा दे देगा किसको, जिसे चाहिए रहेगा, जो बोरोवर रहेगा उसे। ठीक है, गुड्स भी दे सकता है, सर्विसेज भी दे सकता है। क्रेडिट को सिर्फ लोन क्यों नहीं बोल रहे सर, जबरन सिलेबस बढ़ा रहे हैं। देखो क्रेडिट में हमेशा, लोन में आप लोन को यूजुअली आप कैसे देख लेते हो, पैसे के फॉर्म में, कि लोन जो है, तो लोन को आप क्या कर रहे हैं कि पैसे के फॉर्म में देख रहे हैं कि किसी ने किसी को 1 लाख रुपए का लोन दिया, तो वो हम उसको पैसे दिए तो हम उसको लोन बोल रहे हैं। क्रेडिट में लेकिन ऐसा है कि एक लेंडर जो है, लेंडर मतलब जो लेंड कर रहा है, ठीक है, जो दे रहा है, तो एक एग्रीमेंट होगा जिसमें लेंडर जो है, जो देने वाला है, वो सप्लाई करेगा बोरोवर को, जो लेने वाला है उसे क्या सप्लाई करेगा, वो मनी भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकती है। जैसे अब किसी की दुकान है छोटी सी,
ठीक है, तो वो होलसेल मतलब होलसेल शॉप पे जाएगा और वहां से क्या करेगा, सामान खरीद के ले आएगा और उनको बोलेगा पैसे अभी नहीं दे रहा हूं, बाद में दूंगा, तो वो भी क्रेडिट है। मतलब गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे गुड्स खरीदे गए, समझ गए। तो यहां पे आपको समझना होगा कि एक एग्रीमेंट जहां पे क्या हो रहा है, लेंडर सप्लाई कर रहा है बोरोवर को विथ मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। ठीक है, इन रिटर्न ऑफ द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट मतलब क्या है कि भविष्य में मैं तुम्हें ये पैसे लौटा दूंगा, ये गुड्स जो लिए तो इनके बदले के पैसे लौटा दूंगा, जो सर्विसेज तुमसे लिए उनके बदले के पैसे लौटा दूंगा। तो ये क्रेडिट होता है, क्रेडिट को उधार कह सकते हैं हम। ठीक है, तो क्रेडिट को हम उधार कह सकते हैं। अब आपको समझना है कि हाँ, उधार लेना सही है या गलत है। सर दोस्तों से लेना तो बहुत सही है, क्योंकि एक बार ले लो तो फिर वो भूल जाते हैं या फिर हम उन्हें भुला देते हैं और हम ऐसा बोल देते हैं पैसे की बात करेगा दोस्तों के बीच में। ठीक है, तो क्रेडिट बहुत अच्छा है, फाइन। अब वो दोस्तों के सर्कल से बाहर हटके अगर देखा जाए कि क्रेडिट सही है या गलत है, तो हम वो समझेंगे टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस में। क्रेडिट समझ में आया ना, क्रेडिट मतलब एक तरह का लोन या फिर एक एग्रीमेंट जहां पे लेंडर बोरोवर को सप्लाई कर रहा है इन रिटर्न ऑफ द फ्यूचर रीपेमेंट, फ्यूचर में वो पे कर दिया जाएगा। ठीक है, इसकी नीड क्या होती है, तो बहुत से समय ऐसा होता है ना इकोनॉमी में चीजें, जैसे मान लो क्या है कि कल को मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, अब बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए पैसा लगेगा। अब आज पैसा नहीं है तो क्या मैं बिजनेस स्टार्ट ही ना करूं, तो मैं बोलता हूं कि बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो कल को आएगा पैसा, आज मुझे कोई पैसा दे दे बस लोन, तो वो लोन के फॉर्म में आदमी क्या करता है, पैसे लेता है, समझ गए, वैसा रहता है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे दो कहानियां पढ़ेंगे। कहानी है सिंपल, ये कहानी आप भी पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, बुक में है। तो एक है फेस्टिवल सीजन में स्टोरी ऑफ सलीम। सलीम जूते बनाने वाला है। ठीक है, तो अब जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि सलीम को एक ऑर्डर मिलता है, 3000 जूते बनाना है। सलीम क्या करता है, एक लोन ले लेता है, कुछ एडवांस ले लेता है, जिसने ऑर्डर दिया उससे बोलता है कि अच्छा भैया एडवांस दे दो, बना दूंगा 3000 जूते। ठीक है, और लेदर जो है उधार पे ले आता है, क्रेडिट पे मतलब। ठीक है, लेदर वगैरह जो जो रॉ मटेरियल लगता है, पूरे जूते बनाता है। जूते बनाने के बाद में क्या करता है, पूरा पैसा ले लेता है, और पूरा पैसा लेने के बाद में जिन जिनका उधार था वो चुका देता है और अपने जेब में प्रॉफिट ले लेता है, अपने जेब में प्रॉफिट ले लेता है। ठीक है, तो ये सलीम चाचा की कहानी थी, बढ़िया कहानी थी। हमने क्या देखा यहाँ पे कि लोन की मदद से, क्रेडिट की मदद से, क्रेडिट प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। क्रेडिट की मदद से उनका क्या हो गया, मतलब एक तरह से देखेंगे तो चांदी हो गई, उन्होंने पैसा बना लिया लोन लेके। दूसरी सिचुएशन पे आते हैं, स्वप्ना की कहानी। स्वप्ना भी क्या है, भैया एक किसान है। अब स्वप्ना किसान है तो उसको भी खेती करना था, खेती करने के लिए उसने लोन लिया। लोन में क्या लिया उसने, जैसे उसको बीज, दवाइयां, ये सारी चीजें खरीदनी थी, तो उसने मनी लेंडर से लोन ले लिया। सोचा कि फसल हो जाएगी तो पैसे लौटा दूंगी, लेकिन उस साल क्या हो गया, बीमारी लग गई, फसल नहीं हो पाई। फसल नहीं हो पाई तो क्या हो गया कि वो लोन का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है उसके ऊपर, जो उसने उधार लिया था। फसल हो नहीं पाई तो कोई पैसा आया नहीं, तो चुकाना तो दूर की बात हो गई। अब अगली बार खेती कर रहा है तो उसके लिए और पैसा लगेगा, तो उसने और लोन ले लिया। ठीक है, और लोन ले लिया, और इस बार लकीली उसकी फसल अच्छी हो जाती है, लेकिन जितनी फसल हुई थी तो ना पूरा पैसा पुराना लोन और इस साल का लोन चुकाने में भर दिया। अब अगले साल वो फिर जीरो पे खड़ी है। कैसे कि अगले साल फिर जीरो पे खड़ी है, फिर खेती करना तो फिर लोन लेना पड़ेगा। अब इस साल फसल हो जाएगी तो कुछ कमाया, नहीं तो फिर वो साइकिल में फंस गई है। ठीक है, एक साइकिल में आ गई। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, स्वप्ना दीदी नमस्ते बोलो। ठीक है, तो स्वप्ना के केस में क्या हो रहा है, स्वप्ना के केस में क्या हो रहा है कि इन दिस सिचुएशन credit pushes the borrower into a situation from which the recovery is very painful. ठीक है, she is in a cycle. ठीक है, एक साइकिल में है कि जहां पे वो लोन लेती है, लोन के दलदल में फंसती है, उसको रीपे करती किसी तरह से, तो अगले टाइम में उसको फिर लोन लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये डेब्ट ट्रैप कहलाता है। डेब्ट ट्रैप मतलब क्या होता है, ठीक है, तो डेब्ट ट्रैप का मतलब ये है कि डेट मतलब क्या होता है, लोन लेना। ठीक है, तो डेट मतलब होता है लोन लेना या फिर उधार। ठीक है, तो अब वो उधार का एक चक्र चलता है जहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है, जहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है। जैसे यहाँ पे फसल के ऊपर डिपेंडेंट है, फसल एक तरह से, जैसे मेरे पिताजी कहते हैं, किसानी एक अंधा जुआ हो गया है आज के समय में। क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, फसल लगा रहे हो, जब तक वो कट के आपके घर नहीं आ जा रही, यू कैन नॉट बी श्योर्ड ऑफ दिस की फसल होगी कि भी नहीं होगी। ठीक है, सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे। तो वहां पे रिस्क इन्वॉल्व बहुत ज्यादा हो गई, रिस्क इन्वॉल्व बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, तो जब रिस्क इन्वॉल्व बहुत ज्यादा होती है क्रेडिट में, तो एक चीज समझना, वेदर क्रेडिट इज यूजफुल और नॉट, तो इट डिपेंड्स अपॉन द रिस्क इन्वॉल्व। रिस्क ज्यादा रहती है तो देयर आर चांसेस कि जो बोरोवर है, जो पैसा ले रहा है, वो डेट ट्रैप में फंस जाए। ठीक है, वो उधारी के चक्र में फंस जाए, जहां से रिकवरी बहुत पेनफुल हो जाती है, जहां से निकलना बाहर बहुत पेनफुल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने दो क्रेडिट सिचुएशंस पढ़ी। अब यहां पे आपको मैं सवाल की अगर बताऊं, मतलब सवालों का सिलसिला बताऊं, तो लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक, 2 मिनट के लिए पॉज ले रहे हैं। हाँ सुनो, लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। चेक, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, बार्टर एक्सचेंज, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी जो है, तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी उतना वैसा नहीं है कि बड़ा क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसमें ये
कि व्हाई डू वी एक्सेप्ट मनी, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी या फिर पेपर नोट्स एंड कॉइन्स डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे डू नॉट हैव वैल्यू इन इट्स ओन, ठीक है, तो वहां पे आप बताएंगे। या फिर आरबीआई का मतलब आरबीआई का क्या फंक्शन होता है, तो आगे वाला पॉइंट की पेपर नोट्स और करेंसी कॉइन्स ये इशू करती है, और आगे अभी चैप्टर में और पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें बना के क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक, वीवीआईपी, लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक आ जाता है कि हाउ द बैंक्स ऑपरेट, ठीक है, व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ बैंक, एक्सप्लेन उस तरह से, ठीक है। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन से डेब्ट ट्रैप वगैरह ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। क्लियर हुआ? तो डेब्ट ट्रैप क्या है? डेब्ट ट्रैप इज अ सिचुएशन वेयर द बोरोवर बोरोज मनी, ठीक है, बोरोवर ने पैसा उधार लिया, ठीक है, एंड ही और शी इज अनेबल टू पे बैक दैट मनी एंड ही और शी गेट्स इनटू द साइकिल ऑफ बोरोइंग एंड पेइंग बैक। क्यों? क्योंकि रिकवरी पेनफुल हो जाती है ना, आपने पैसा ले भी लिया तो अगर कल को आप चुकाने की स्थिति में आए तो आपने जितना कमाया सब चुकाने में लगा दिया, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, अभी फॉर्मल इनफॉर्मल पढ़ेंगे, तो ये डेब्ट ट्रैप वाला सीन होता है, ठीक है, ये डेब्ट ट्रैप वाला सीन होता है। चलो अब आगे बढ़े हम, तो हमने देख लिया कि क्रेडिट सही या गलत है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द रिस्क इन्वॉल्व, कितनी रिस्क है उस चीज पे निर्भर करता है, कितनी रिस्क है उस चीज पे निर्भर करता है। तो कोई भी लोन लेने जाएंगे ना, कोई भी लोन लेने जाएंगे तो वो लोन कैसा होगा वो डिपेंड करता है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पे। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट एक शब्द निकल के आया है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट मतलब क्या है कि जो आप लोन लेने जा रहे हैं उसके क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसके क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। सो ऑल दोस टर्म्स एंड कंडीशंस which are agreed upon by the borrower and lender are known as terms of credit, ठीक है। तो सारे टर्म्स ऑफ कंडीशन जो एग्रीड अपॉन है किसके द्वारा? लेंडर एंड बोरोवर के बीच में। फॉर एग्जांपल, अब मैं आया आपके पास में, मैंने आपसे कहा मुझे उधार दे दो, काम है, आपने बोला सर दे देंगे, ठीक है, लेकिन आपने बोला कि एक शर्त तो उधार देंगे सर, क्या आप हमें पढ़ा दोगे पूरा बहुत अच्छे से जिससे हमारे नंबर बहुत अच्छे आ जाए। तो हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ वो क्या है? वो टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहलाया। मैंने बोला कि अच्छा 1 लाख रुपए के बदले कितने लोगे? तो आप बोल रहे सर 1 लाख के बदले आप हमें 80,000 ही दे देना, 20,000 रुपए आपकी फीस रख लेना, लेकिन हमें पढ़ा देना। तो अब क्या हो गया कि यहां पे जो क्रेडिट एक्टिविटी हुई, ये क्रेडिट एक्टिविटी में टर्म्स एंड कंडीशन हमारे हिसाब से तय हुई। अब यही चीज क्या होता है? यही चीज जैसे यही चीज मान लो कि अगर मैं किसी साहूकार के पास जाता हूं, ठीक है, तो उससे बोलता हूं कि भाई साहब मुझे लोन चाहिए, ठीक है, लाला सेठ मुझे लोन चाहिए, तो लाला सेठ क्या बोलेंगे? हाँ लोन चाहिए तुम्हें, तो बोलेंगे कि हमारे यहां मजदूर बन के काम करो, ठीक है, 1 लाख के बदले 1,10,000 चुकाने पड़ेंगे। तो वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी? लाला सेठ और हमारे बीच में अलग हो गई, समझ रहे हो? तो क्या हुआ कि ऑल दोस टर्म्स एंड कंडीशन व्हिच आर एग्रीड अपॉन बाय द बोरोवर एंड लेंडर, तो बोरोवर लेंडर के बीच में जो नियम शर्तें एग्री होती है वो टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहलाती है इन अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है, इन अ क्रेडिट सिचुएशन। क्लियर हुआ? तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ मोटा माटी कुछ चीजें आती है, जैसे कोलेट्रल आता है, डॉक्यूमेंटेशन आता है, मोड ऑफ रिपेमेंट आता है, इंटरेस्ट रेट आता है, ठीक है। तो जैसे एक शब्द आता है कोलेट्रल, जब भी आप कहीं लोन लेते हैं या देते हैं तो वहां पे कोलेट्रल या फिर कह सकते हैं सामान गिरवी रखने की बात की जाती है, ठीक है, एसेट की बात की जाती है, वो क्या चीज है? कोलेट्रल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है और एग्जाम में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोलेट्रल, ऐसा सवाल बनता है। कोलेट्रल यानी कि क्या है? कोलेट्रल इज एन एसेट, एक एसेट है। एसेट मतलब क्या है कि किसी की संपत्ति को एसेट कहा जाता है, दैट द बोरोवर ओन्स, बोरोवर ओन्स। अब जैसे क्या हुआ, मैं आपके पास लोन लेने आया, नहीं आप तो दे दोगे यार, मैं वो लाला सेठ के पास ही गया, चलो, तो लाला सेठ बोलेगा क्या गारंटी है कि तुम लोन वापस चुका दोगे? बोलूंगा कि मैं खुद गारंटी हूं। बोलेगा नहीं, तो फिर वो ऐसे बोलेगा कि कुछ ठोस बताओ, तो बोलूंगा ये बोर्ड रख लो मेरा, ठीक है, बोर्ड रख लो मेरा, अगर मैं लोन नहीं चुकाऊंगा, मेरी तो रोजी रोटी यही है, ठीक है, मैं लोन नहीं चुका पाया तो ये बोर्ड तुम बेच देना किसी को। तो अब क्या हो गया कि ये बोर्ड क्या है? ये बोर्ड एक कोलेट्रल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है इस ट्रांजैक्शन में, ठीक है। मतलब बोर्ड क्या है? एक एसेट है, एक प्रॉपर्टी है मेरी, विच इज ओन्ड बाय द बोरोवर। तो कोलेट्रल इज एन एसेट, कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स। बोरोवर यानी कि जो लोन ले रहा है उसके पास एसेट होता है, वो कुछ भी हो सकता है, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइवस्टॉक, डिपॉजिट्स विद बैंक। अच्छा, आपके मन में एक डाउट आया होगा, डिपॉजिट्स विद बैंक कैसे लोन, मतलब वो हो सकता है सर एसेट, और अगर बैंक में पैसा है तो फिर बाहर क्यों जा रहे हो लोन लेने? जैसे कभी कभी क्या होता है, हमारी फिक्स्ड डिपॉजिट होती है, एफडी होती है, हम वो एफडी को तोड़वाना नहीं चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि बैंक में वो पैसा रखा है वैसे ही रखा रहे, मुझे उस एफडी के अलावा और कैश की जरूरत है, तो मैं क्या दिखा देता हूं, ये मेरे एफडी के पेपर रख लो, अगर मैं लोन नहीं दे पाया तो आप तोड़वा लेना मेरी वो एफडी, मैं अभी तोड़वाना नहीं चाह रहा और मुझे पता है कि मैं पैसे लूंगा तो लौटा दूंगा। तो कभी कभी डिपॉजिट्स विद बैंक्स को भी क्या किया जाता है? कोलेट्रल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो कमिंग बैक टू दिस, कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स, जो पैसे उधार लेने जा रहा है जो बोरोवर है वो ओन करता है उस एसेट को,
और उसको क्या कर रहा है, यूज करता है एज ए गारंटी टू द लेंडर। और जो लेंडर है लाला सेठ है, तो लाला सेठ को मैं गारंटी दे रहा हूं कि भाई साहब मैंने अगर आपका लोन नहीं दिया तो ये बोर्ड बेच देना। समझ में आया? अपन बिकने नहीं देंगे, ठीक है, चिंता मत करना तुम। तो ठीक है, एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू द लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड। ठीक है, और अगर मैंने लोन रिपे कर दिया तो मैं क्या करूंगा, ये लो पैसे तुम्हारे लाला, ठीक है, बोर्ड दे दो हमारा वापस। तो क्या हुआ, कोलेटरल एक तरह का एसेट हो गया। समझ गए? कोलेटरल एक तरह का एसेट हो गया जो कि बोरोवर ओन करता है एज ए गारंटी टू द लेंडर, कि लेंडर क्या, कि जब पैसे चुका दूंगा तो वो सामान मुझे वापस दे देना मेरा, और तुम्हें अगर डर है कि पैसे नहीं चुका पाऊंगा इसीलिए मैं सामान तुम्हारे पास गिरवी रख रहा हूं। समझ गए? ठीक है, पुरानी हिंदी पिक्चरों में जिस तरह से मां क्या करती थी, अपने जेवरात जो है तो वो गिरवी रख देती थी। ठीक है, अपनी रकमा ने क्या कर देती थी, उनको गिरवी रख देती थी। तो ये कोलेटरल का कॉन्सेप्ट है, ये कोलेटरल का कॉन्सेप्ट है। समझ में आया? अब कोलेटरल की क्यों बात करें हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट में, तो जब भी कहीं लोन लिया जाता है, जैसे बैंक से लोन लेने जाओगे तो बैंक ये नहीं बोलेगा तुम भाग जाओगे, हमें तुम पर विश्वास नहीं है। बैंक सीधा बोलेगा कि आप एक गारंटी दे दो, एक कोलेटरल दे दो हमें, कि इन केस इफ यू फेल, मतलब वो सभ्य लोग रहेंगे ना, पढ़े लिखे, तो वैसे लाला की तरह नहीं बोलेंगे ठीक है, बैंक के लोग क्या बोलेंगे, इन केस इफ यू फेल सर और मैम विल सेल योर प्रॉपर्टी एंड रिकवर आवर लोन बैक। तो वो वाला पैटर्न रहता है, तो वो एक गारंटी की तरह इस्तेमाल किया जाता है कोलेटरल। ठीक है, तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में ये सारी चीजें एक साथ आएगी। क्या क्या टर्म्स ऑफ क्रेडिट में, जैसे हाँ, इसका यूज समझ में आ गया ना। इसका यूज यही है कि अगर कल को मान लो मैं पैसा नहीं रिपे कर पाया, तो इस कोलेटरल को बेच के जिसने मुझे लोन दिया था लेंडर, वो अपना अमाउंट रिकवर कर लेगा। अब अगर हम बात करें किस चीज की, टर्म्स ऑफ क्रेडिट की, तो एक सिंपल टेक्निक बता रहा हूं। ठीक है, तो इसका ट्रेडमार्क लेना है अपने को अभी। वो टेक्निक क्या है, डोकोमो। ठीक है, डोकोमो। डोकोमो क्या है, एक डोकोमो की सिम आती थी पहले, पता है, बहुत पहले, अब शायद बंद हो गई है। तो डोकोमो इंटरनेट सिम है, तो इंटरनेट तो चले गई। तो इसमें शब्द देखो क्या है, डोकोमो इंटरनेट। तो डॉक्यूमेंटेशन पहली चीज हो गया। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या करेगा, डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, पूरा पेपर वर्क, स्टाम्प ड्यूटी की, फला फला व्यक्ति को फला फला ब्याज के दर पे इतने दिन के लिए इतना पैसा दिया जा रहा है, ये आप लौटाएंगे, ऐसे लौटाएंगे, ये सारा सब कुछ। तो वो डॉक्यूमेंटेशन एक पार्ट होता है। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। कोलेटरल, कोलेटरल अभी बता दिया मैंने आपको। कोलेटरल मोड ऑफ रीपेमेंट, लौटाओगे कैसे, मंथली इंस्टॉलमेंट दोगे, 3 महीने में इंस्टॉलमेंट दोगे, साल में एक इंस्टॉलमेंट दोगे, या फिर साल के 2 हिस्सों में अलग अलग 2 इंस्टॉलमेंट दोगे, कैसे लौटाओगे पैसा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, कोलेटरल, मोड ऑफ रीपेमेंट एंड इंटरेस्ट रेट टुगेदर कंप्राइजेस टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ये सारी चीजें मिलके टर्म्स ऑफ क्रेडिट बन जाती है। ये सारी चीजें मिलके टर्म्स ऑफ क्रेडिट बनती है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, कोलेटरल, मोड ऑफ रीपेमेंट एंड इंटरेस्ट रेट। एक लाइन में सारा ध्यान रहेगा डोकोमो इंटरनेट कि ऑल दीज थिंग्स टुगेदर कंप्राइजेस ऑफ व्हाट इज नोन एज कोलेटरल। ठीक है, कोलेटरल, ठीक है, ओ सॉरी, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, ऑल दिस थिंग टुगेदर कंप्राइजेस ऑफ टर्म्स ऑफ क्रेडिट। बोर्ड नाराज हो गया है वो पेन भी नाराज हो गया, सर तुम पूरे एग्जांपल हमारे ऊपर ही उड़ेल दो। ठीक है, कोई बात नहीं, शांत। तो अब जैसे अगर आप देखोगे, समझ में आया, यहां तक कहानी क्लियर होना चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, कोलेटरल, मोड ऑफ रीपेमेंट एंड इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीजें तय की जाती है जब भी आप किसी लोन को प्रोसेस कर रहे हैं, जब भी आप क्रेडिट को मतलब एक क्रेडिट सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें ऑल दिस थिंग्स टुगेदर कंप्राइजेस व्हाट इज नोन एज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ लेंडर एंड बोरोवर। जैसे मैं बताया, बैंक के साथ जाओगे तो वो टर्म्स ऑफ क्रेडिट अलग रखेंगे, लाला सेठ के पास जाओगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट अलग रहेंगे, आप में और हम में ट्रांजेक्शन होगा तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट अलग रहेंगे। तो लेंडर और बोरोवर के नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो क्या टर्म्स ऑफ क्रेडिट रखना चाह रहे हैं। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई। तो अब अगर हम आगे बढ़े, जैसे तो अब आगे आपके सामने क्या था, वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स। क्रेडिट इंपॉर्टेंट है या नहीं है वो देख लिया 2 क्रेडिट सिचुएशंस में। फिर हमने ये देख लिया कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है। अब ये देख रहे हैं क्रेडिट कहां कहां से अरेंज हो सकता है। तो देखो अब यहां कहानियां हैं। ठीक है, यहाँ कहानियां हैं चैप्टर में, वो जो पीले पीले पेज हैं दो, उस पे कहानियां आप पढ़ लेना, मैं आपको क्रक्स बता रहा हूं। क्वेश्चन ऐसे ही बनता है इस टॉपिक से, अगर क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा नहीं कि श्यामल की कहानी बताओ, रमा की कहानी बताओ और उनकी कहानी बताओ। यहां सिंपल ये बताया जा रहा है कि वो एक एक कैरेक्टर कैसे अलग अलग जगह से पैसे की जुगाड़ करते हैं। ठीक है, तो अगर हम वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स की बात करें कि लोग कहां कहां से क्रेडिट यानी कि लोन अरेंज करते हैं, तो स्मॉल फार्मर जो रहते हैं ना, जितने भी चैप्टर में स्मॉल फार्मर्स उनकी कहानी ध्यान करो। जैसे हम बात करें श्यामल की कहानी, तो श्यामल जो है तो वो मनी लेंडर के पास जाता है, मनी लेंडर से बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए, तो वो उससे हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है और बोलता है कि बदले में फसल भी मुझे ही बेचना। तो क्या हो रहा है, वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स में एक हो गया मनी लेंडर, जहां पे आपको एडवांटेज क्या देखने को मिल रहा है कि श्यामल को आसानी से लोन मिल जाएगा, वो श्यामल से शायद कोलेटरल नहीं मांगेगा, लेकिन
डिसएडवांटेज ये कि इंटरेस्ट रेट बहुत चार्ज कर रहा है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है तो उसमें कंडीशंस हार्श रखी है। दूसरा, जैसे अगर आप देखें एम्प्लॉयर, तो रमा अपने एम्प्लॉयर के पास जाती है और वहां से वो लोन मांग लेती है। वो एम्प्लॉयर भी क्या बोलता है कि वो एम्प्लॉयर ये बोलता है कि मैं तुम्हें काम करो मेरे यहाँ, पैसे कम दूंगा, ब्याज ज्यादा लगाऊंगा, ठीक है। तो वहां पे भी वही एडवांटेज क्या है कि आसानी से लोन मिल गया, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि एक ये भी एडवांटेज है कि रमा को कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ा, उसके पास था भी नहीं कुछ तो कोलेटरल नहीं रखा। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ रहा है। जैसे बैंक, तो बैंक की बात करें, बैंक आता, लोन ऑफ कोऑपरेटिव्स आ गए, ठीक है। तो लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स की अगर बात करें तो कोऑपरेटिव्स में क्या हुआ कि सारे किसान एक साथ आ गए, उन सारे किसानों ने एक साथ आके पैसे इकट्ठे किए, अपनी फसल एक साथ बेचते हैं। तो यहाँ पे बिना कोलेटरल के एब्सेंस में क्या हो गया, बिना कोलेटरल के एब्सेंस में उनका काम चल गया। तो लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव से एक सोर्स हो गया। दूसरा, जैसे बैंक से देखोगे तो अरुण की कहानी दी गई है चैप्टर में, तो जहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एडवांटेज ये है कि अरुण को कम इंटरेस्ट रेट पे क्या मिल गया, ब्याज मिल गया, ठीक है। अरुण को पेपर वर्क लगा, वो डिसएडवांटेज था कि पेपर वर्क, उसको कोलेटरल भी रखना पड़ेगा, कुछ गिरवी अपना, ये वो सारा। लेकिन क्या होगा कि लोन आसानी से मिल गया, उसको लोन आसानी से मिल गया। तो ये केस रहता है, तो ये पूरा का पूरा केस रहता है, आपको ये चीज समझना होगी, ठीक है। अब केस विद द लार्ज फार्मर्स, तो स्मॉल फार्मर्स को क्या करना पड़ता है, मनी लेंडर्स और एम्प्लॉयर्स इनके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होना पड़ता है, क्योंकि उनके पास वो एसेट नहीं है, उनको लौटाने में वो दिक्कतें आएंगी, ठीक है। लेकिन जो लार्ज फार्मर्स उनके पास सेविंग्स रहती है, उनके पास प्रॉपर्टी रहती है, तो उसको कोलेटरल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो बैंक से लोन आसानी से पा जाते हैं, ठीक है। तो दीज आर दी वेराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स, और इन्हीं वेराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स के हिसाब से हम फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर, दो सेक्टर समझेंगे, ठीक है। बहुत आगे आ गए हम चैप्टर में। फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर क्या है समझो। सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर्मल सेक्टर लोन्स, नाम में ही समझ में आ रहा है कि फॉर्मल है, व्यवस्थित है, ठीक है। तो जैसे बैंक हो गया, ठीक है। अभी ढोल मूवी में देखा तुम, वो कुछ सामान बैंक में लोन लेने जाते हैं क्या, तो बैंक जैसे हो गया, जहां पे क्या होता है कि लोग तैयार होकर जाते हैं, बढ़िया व्यवस्थित कपड़े बड़े पहन के जाते हैं फॉर्मल्स में, जहां पेपर वर्क होता है, जहां साइन होते हैं, जहां सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होता है, वो फॉर्मल सेक्टर हो गया। मतलब जहां सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, जहां सब कुछ सिस्टम के हिसाब से है, जहां गवर्नमेंट सुपरविजन के अंदर में है, जहां रूल्स रेगुलेशन होंगे, वो फॉर्मल सेक्टर हो जाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव्स हो गए। तो फॉर्मल सेक्टर लोन्स आर दोज लोन्स व्हिच आर which are under the government supervision, ठीक है, which are under the government supervision, जहां पे rules and regulations are followed, terms of credit are not harsh। ऐसा नहीं है कि 100 रुपए दिए बदले में 160 ले रहे हैं, 180 ले रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट रेट भी जेन्युइन होते हैं, ठीक है। तो वो फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट कहलाता है, ठीक है, वो फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट कहलाता है। तो ये बैंक का सिस्टम हो गया, जैसे बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव्स हो गए, ये यहाँ पे फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट हो गया, ठीक है, ये फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट हो गया। अब वहीं पे इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट क्या हो गया कि जहां पे आप लोन लेने गए, तो वो लोन नहीं दोगे तो वो तुम्हें उठा के ले जाएंगे, ठीक है। लोन नहीं दोगे मतलब देना है, लोन ले रहे हैं तो देना ही है, लेकिन जहां पे टर्म्स ऑफ क्रेडिट कुछ भी हो सकती है, जैसे देखा ना आपने, ठीक है, लापरवाही का नतीजा। तो यहां पे क्या हो रहा है कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट जहां बहुत हार्श होती है, टफ होती है, वो इनफॉर्मल सेक्टर होता है। जैसे अब मैं बता रहा हूं इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट का मीनिंग में आप क्या लिख दोगे कि दैट दो सेक्टर्स फ्रॉम वेयर द लोन इज टेकन बट द टर्म्स ऑफ क्रेडिट आर नॉट क्लियर, थिंग्स आर नॉट डॉक्यूमेंटेड, ठीक है। द नेचर ऑफ टर्म्स ऑफ क्रेडिट में वेरी अपॉन द लेंडर एंड बोरोवर। चलो आप रिश्तेदार से लेने गए, तो रिश्तेदार ऐसा नहीं कि आपको उठा ले जाएगा, आपके घर से आपको गिरवी रख लेगा या रिश्तेदार तो यह है कि रिश्तेदार के केस में ऐसा भी हो सकता है कि उसके पैसे डूब भी जाए, सारी चीजें रहती है। तो यहां पे क्या है कि कुछ भी डॉक्यूमेंटेड नहीं रहता है, जहां पे टर्म्स एंड क्रेडिट जो रहती है तो वो लेंडर और बोरोवर के नेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मनी लेंडर्स ट्रेडर्स, ठीक है, ट्रेडर्स की स्पेलिंग गड़बड़ है, तो मनी लेंडर्स ट्रेडर्स जो रहते हैं तो वो क्या है कि वो अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, जैसे वो कहानियां हैं जो चैप्टर उसमें बताया, ठीक है, ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं, इंटरेस्ट के साथ साथ में ये भी बोल देते हैं कि तुम्हारी फसल भी हमें बेचना, हमारे काम भी करो, ये सारी चीजें, ठीक है। रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ये सारे केसेस क्या हो गए, इनफॉर्मल सेक्टर के हो गए। अब जैसे अगर आप देखोगे ना तो आपको दोनों में समझ में आ रहा है कि इनफॉर्मल सेक्टर में कोई सुपरविजन नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट जो होता है तो वहां पे क्या होता है, आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब एक चैप्टर में जो फेवरेट सवाल बनता है बार बार सीबीएसई का, वो बता रहा हूं मैं आपको, क्या कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजिंग द फंक्शन ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो आप बताएंगे कि पेपर नोट्स और कॉइन्स इशू करती है, ठीक है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसीज ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, वो तो हमने आगे पढ़ लिया था। उसके अलावा कि पूरे फॉर्मल सेक्टर को जितने भी बैंक्स हैं उनको क्या करना, सुपरवाइज करने का काम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का।
कैसे करती है सर? तो जा जाके रेट डालती क्या आरबीआई? नहीं, आरबीआई को बैंकर्स बैंक कहा जाता है। वो ये देखती है कि जो दूसरे बैंक चल रहे हैं कमर्शियल बैंक, उनके पास में प्रॉपर कैश रिजर्व होना चाहिए, क्योंकि लोगों ने पैसा जमा किया तो वो इस विश्वास में किया कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम बैंक से निकाल भी सकते हैं। तो आरबीआई के पास में क्या होना चाहिए? कैश रिजर्व होना चाहिए। ठीक है, कैश रिजर्व होना चाहिए आरबीआई के पास में। मतलब आरबीआई और कैसे सुपरवाइज करती है? तो आरबीआई ये देखती है कि सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस को लोन ना मिले, जिनको जरूरतें हैं उनको भी लोन मिले। तो आरबीआई उन सारी चीजों को क्या करती है? सुपरवाइज करती है। आरबीआई उन सारी चीजों को सुपरवाइज करती है। ठीक है, आरबीआई ये तय करती है कि क्या इंटरेस्ट रेट पे लोन देंगे या लेंगे। ठीक है, बैंक जो है तो कितने इंटरेस्ट रेट पे लोगों को लोन दे रही है। ऐसा ना हो कि बैंक भी क्या है, लाला सेठ के साथ कंपटीशन में कि तुम ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करोगे या मैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आरबीआई करती है। ठीक है, समझ में आ गया वर्क्स ऑफ आरबीआई आपको? दिस इज हाउ द आरबीआई सुपरवाइज। और दिस इज द क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा कि आरबीआई हाउ, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई, या फिर हाउ आरबीआई इन इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। सब कुछ रूल्स रेगुलेशंस तय करना, ठीक है, एक प्रॉपर मीटिंग करना, चेक मेंटेन करना कि वेदर बैंक्स आर ऑपरेटिंग प्रॉपरली और नॉट। दीज आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई एंड दिस इज हाउ इट सुपरवाइजेस द फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। ठीक है, अब वहीं आप जिस देखोगे तो इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट में कोई भी सुपरविजन नहीं होता है। अब वो लाला सेठ अपने हिसाब से लोन दे रहा है, उसकी जो इच्छा होगी वो लोन देगा वो। ठीक है, तो नो ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच सुपरवाइज इट। तो यहां पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो सुपरवाइज कर रही है लोन एक्टिविटी को। ठीक है, कोई देखने वाला नहीं है। तो फिर क्या है, अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग है। ठीक है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकसेर भाजी टकसेर खाजा, सुना है आपने? तो इनफॉर्मल सेक्टर में लूटपाट मची होती है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होते हैं। जो लेंडर होते हैं वो अपने हिसाब से कुछ भी शर्तें नियम कानून लगा के लूटना चालू कर देते हैं। समझ में आया? तो इंटरेस्ट रेट जो रहता है बहुत ज्यादा हाई रहता है। यहाँ पे लेंडर यूज अनफेयर मींस टू गेट देयर मनी बैक। मैंने बताया पैसा वही 20 लाख दो, तो 20 लाख नहीं दे रहे तो उनके घर में उन्होंने गुंडे पहुंचा दिए। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं हो सकती है, ये सारी समस्या हो सकती है इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स में, इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स में। अब जब आप देख रहे हो ना कि फॉर्मल अच्छा कि इनफॉर्मल, फॉर्मल अच्छा है, लेकिन फॉर्मल में दिक्कत है, पेपर वर्क, कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन हर आदमी के पास होता नहीं। तो व्यक्ति आसानी से लोन कहां से ले लेता है? आसानी से लोन ले लेता है इनफॉर्मल सेक्टर से। अब समस्या है कि इनफॉर्मल सेक्टर में इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहता है। इंटरेस्ट रेट क्या होता है? जैसे अगर आपने 100 रुपए लिए तो आपको 100 के बदले में कितने लौटाना है, कितने परसेंट इंटरेस्ट थे। जैसे अगर 100 के बदले में 120 रुपए लौटाना है तो 20% इंटरेस्ट चार्ज हुआ है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में यही इंटरेस्ट 60% तक चार्ज हो जाता है। तो 100 के बदले में 160 लौटाना है तो आदमी कर्ज तले दब जाता है, डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट जब बहुत ज्यादा होता है ना तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बहुत बढ़ जाती है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मतलब कि अगर आपने बोरो किए 100 रुपए तो आपको 160 देना पड़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा है। अब जब बहुत ज्यादा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होती है तो इस बहुत ज्यादा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में आपको क्या देखने को मिलता है कि लार्ज पार्ट ऑफ अर्निंग ऑफ द बोरोवर्स इज यूज्ड टू रीपे द लोन। ठीक है, बोरोइंग का एक लार्ज पार्ट जो है वो लोन को रीपे करने में लग जाता है। ठीक है, बोरोइंग का एक लार्ज पार्ट जो है लोन को रीपे करने में कैसे लग जाता है वो समझाता हूं मैं। कि मान लो 100 रुपए लिए 160 लौटाना है, 100 लिए 160 लौटाना है, तो इसके चक्कर में क्या होगा ना कि अगर मान लो मैंने कमाया भी तो 100 लगा के मैं खूब से खूब 180 200 कमा लूंगा, लेकिन मैंने जितना कमाया उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो वापस रीपे करने में ही चले गया, बड़ा हिस्सा रीपे करने में ही चले गया। तो ये समझना होगा कि लार्ज पार्ट ऑफ अर्निंग, ठीक है, अगर हमने कुछ बोरो किया है हाई इंटरेस्ट रेट पे, उसका एक बड़ा हिस्सा जो है तो वो रीपे करने में ही चले गया। और फिर जब रीपे करने के बाद देखा कि खाया पिया कुछ नहीं, पैसा सब खत्म, तो फिर आदमी को फिर लोन लेना पड़ता, तो वो एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है। जैसे स्वप्ना के केस में देखा कि अगर उसकी फसल हो भी गई तो 1 साल हुई है तो पिछले 2-3 साल में अगर वो नहीं हो रही थी, रीपे नहीं कर पाई थी, तो पूरा रीपे करने में चले जाएगा उसका पैसा। ठीक है, तो वो एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाती है। अब इसका नुकसान देश को कहां है? देश को इसका नुकसान कहां है? और यही सवाल भी बनता है। देखो, अगर ये सारी एक्टिविटी को देखने के बाद आपको ये समझ में आ रहा है क्या कि अगर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बहुत ज्यादा होगी, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट नहीं होगा, लोग इनफॉर्मल सेक्टर में जाएंगे, तब क्या होगा कि कोई लोन ही नहीं लेगा। लोग डरेंगे कि यार पैसा ले लेंगे फंस जाएंगे, क्योंकि पैसा रीपे करना बहुत महंगा पड़ रहा है। ठीक है, तो कोई जब पैसा लेगा नहीं तो कंट्री के अंदर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगी, कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा, कुछ नया काम नहीं चालू करेंगे, और उसके चलते क्या होगा कि कंट्री की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो देयरफॉर चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। अब ध्यान रखना, आपको ये सवाल बनता है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया है बार बार, क्या कि why cheap and affordable credit is crucial for the development of country as well as the borrower।
क्यों? क्योंकि कंट्री में भी जब चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट होगा तभी लोन एक्टिविटीज बढ़ेंगी, लोन एक्टिविटीज बढ़ेंगी तभी क्या होंगे, बिजनेसेस चलेंगे, हमारी इकोनॉमी बड़ी होगी, और बोरोवर को भी तभी फायदा है। क्यों? क्योंकि जब चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट होगा, चीप से मतलब ये नहीं कि सस्ता, मतलब वैसा सस्ता वाला वैसा वाला नहीं, सस्ता इन द सेंस कि कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा तब क्या हो पाएगा, तब इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा चलेंगी, बोरोवर भी कॉन्फिडेंट फील करेगा और लोन लेगा। अब जब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा तो बोरोवर ही खुद डरेगा, नहीं भाई साहब हाथ नहीं लगाना, उधर जल जाएंगे, ठीक है। तो ये केस रहता है। समझ में आया? फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, हाउ द इनफॉर्मल सेक्टर इज बैड, हाउ द फॉर्मल सेक्टर इज गुड। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। यहां आपको चमक दिख रही है कि अरे बहुत अच्छा है सर, फंसने के चांसेस नहीं है, लेकिन फॉर्मल सेक्टर से सबको लोन मिल ही नहीं पाता है। क्यों नहीं मिल पाता वही समझते हैं अब हम। तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट, किसको क्या मिल रहा है। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों अच्छा है, हमने देखा, मतलब दोनों अच्छा नहीं है, फॉर्मल बहुत अच्छा है, इनफॉर्मल अच्छा नहीं है। लेकिन अब बात कर रहे हैं कि हु गेट्स व्हाट, किसको मिल क्या रहा है, किसको मिल क्या रहा है। अगर ये देखें तो ये एक पाई चार्ट दिया गया है, इस पाई चार्ट को एनालाइज करो बस, सिंपल। तो पुअर हाउस होल्ड जो है ना, तो दो कलर दिख रहे हैं, अब पता नहीं तुम्हें कितने कलर दिख रहे हैं इसमें, क्योंकि वो कैमरा में रिफ्लेक्शन अलग अलग हो जाते हैं। तो जैसे ब्लू कलर का जो है ना, वो इनफॉर्मल सेक्टर को दर्शाता है। तो यहां आपको क्या देखने को मिल रहा है कि पुअर हाउस होल्ड जो है, तो पुअर हाउस होल्ड में 85% पुअर हाउस होल्ड कहां से ले रहे हैं लोन, इनफॉर्मल सेक्टर से। इनफॉर्मल सेक्टर में सर गरीब आदमी, और इनफॉर्मल सेक्टर में तो और फंस जाएगा। क्यों जा रहा है, बचा लो, अभी बताते हैं कि वो क्यों जा रहा है, वो भी बताते हैं आपको, ठीक है। हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट्स, तो जिनके पास थोड़े बहुत एसेट है, उसमें भी 53% क्या हो रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं। और पर्पल कलर यानी कि फॉर्मल सेक्टर। अब वहीं आप रिच हाउस होल्ड को देखोगे ना, तो 90% ऑफ रिच हाउस होल्ड आर टेकिंग लोन फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर। पैसा भी खूब है और सर फॉर्मल सेक्टर में भी ले रहे तो फंसेंगे भी नहीं। इनको फंसाना है कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि अमीर को फंसा दो गरीब को बचा लो, सभी के साथ सही होना चाहिए ना। तो पॉइंट क्या है, लेकिन गरीब व्यक्ति फिर भी इनफॉर्मल सेक्टर में, मतलब वही देख के गलती क्यों कर रहा है वो सर। शायद मनी एंड क्रेडिट चैप्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन पॉइंट क्या है ना, यहाँ पे अगर हम एनालाइज करें चीजों को, तो मेजॉरिटी ऑफ द पुअर हाउस होल्ड गेट्स लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर एंड मेजॉरिटी ऑफ द रिच हाउस होल्ड गेट्स लोन फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर। बट व्हाट इज द रीजन, ठीक है, सवाल ये आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो व्हाई डू पुअर हाउसहोल्ड्स बोरोज फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर डिस्पाइट द फैक्ट कि इनफॉर्मल सेक्टर में तो फंस जाएंगे सर, अभी पढ़ा हमने, फिर वो क्यों जा रहे हैं। तो उसके पीछे का कारण है बाबू, कारण ये है बड़ा सिंपल सा कि द फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स ऑफ द रूरल पीपल। रूरल पीपल डू नॉट हैव कोलेटरल, रूरल पीपल डू नॉट हैव द नॉलेज और द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, विच आर मोस्टली पुअर, ठीक है। तो अब जैसे आप देखोगे तो पुअर हाउसहोल्ड इनफॉर्मल सेक्टर में जानते हो भी क्यों जा रहा है, क्योंकि उसके पास या तो कोलेटरल की कमी है, फॉर्मल सेक्टर वाले पेपर मांगेंगे, कोलेटरल मांगेंगे, वो सारी चीजों की कमी है, तो बैंक लोन ही नहीं दे रही उनको, समझ में आया, बैंक उनको लोन नहीं दे रही है। तो ये दिक्कत आ रही है। ऐसा नहीं है कि शौक से जा रहे हैं कि नहीं नहीं लाला सेठ को देंगे 60%, बैंक को नहीं देंगे, बैंक तो कम परसेंट ले रहा है, हम तो ज्यादा इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। तो पॉइंट ये होता है कि दिक्कतें हैं पूरा हाउसहोल्ड के साथ में, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज, डॉक्यूमेंटेशन की कमी, कोलेटरल की कमी, और फॉर्मल सेक्टर जो है तो वो उसकी पहुंच नहीं है रूरल हाउसहोल्ड तक, ठीक है। बहुत सारे लोग कभी बैंक में नहीं गए होते हैं, बैंक अकाउंट नहीं खुला होता है, तो ये सारी समस्या होती है, उन्हें यही नहीं पता होता कि बैंक से उनको लोन भी मिल सकता है। तो इन दिक्कतों के चलते द फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स ऑफ द रूरल पीपल एंड दे डू नॉट हैव कोलेटरल, दे डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड नॉलेज, डॉक्यूमेंटेशन, और इसी के चलते वो कहां चले जाते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में। समस्या है, पर समस्या पे नहीं, समाधान पे फोकस करना है। तो सोल्यूशन क्या मिल सकता है यहाँ पे, सोल्यूशन ये मिल सकता है कि इट इज नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स increase their lending particularly in rural areas so that the dependence on informal source of credit reduces। informal source of credit पे जो dependence है लोगों की, हमें वो कम करना होगी। और वो कब कम कर पाएंगे, कैसे कम कर पाएंगे, हम जब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। कौन, फॉर्मल सेक्टर वाले। इनफॉर्मल सेक्टर को दूर करना है तो फॉर्मल सेक्टर, अंधेरे को हटाना है, उजाले को पहुंचाना पड़ेगा ना दोस्त, ठीक है। तो वही यहां पे भी करना है कि जो पुअर हाउस होल्ड इनफॉर्मल सेक्टर से ज्यादा लोन ले रहे हैं, तो उन्हें अगर हमें बचाना है तो फॉर्मल सेक्टर तक उनकी पहुंच बढ़ाना होगी। वो नहीं आ पा रहे तो फॉर्मल सेक्टर को जाना होगा। जैसे आप देखोगे तो गवर्नमेंट का लॉ है क्या कि हर डिस्ट्रिक्ट में बैंक में मतलब कोई भी एक बैंक है तो उस बैंक को इंश्योर करना पड़ेगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में वो कुछ ब्रांचेस अपनी रूरल एरिया में खोले, गांव में खोले, ग्रामीण क्षेत्र में खोले। अब जब गांव में बैंक खोलेंगी तो बैंक गांव में खोल के ऐसा नहीं है कि बस वहां पे क्या है कि खेती करवाने लगेंगे, बैंक वाले लोगों से भी, मैनेजर से बोलेंगे चलो भाई ट्रैक्टर चलाओ। उनको वहां पे बैंक गांव में इसलिए खुलवाने के लिए बोल रहे हैं कि तुम गांव के लोगों की क्रेडिट नीड्स को मीट करो, समझे। तो व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन,
व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन टू इंप्रूव द क्रेडिट सिचुएशन इन रूरल एरिया और द पुअर हाउस होल्ड, तब नेसेसरी कर दो बैंक्स और कोऑपरेटिव्स के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा रूरल हाउस होल्ड तक जाए। ठीक है, अब गांव में भी जाने के बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव के जो अमीर पटेल लोग हैं उन्हीं को क्या मिले, लोन मिले। ठीक है, while formal sector loans need to expand, it is also necessary that everyone receives this loan। ऐसा ना हो कि सिर्फ रूरल रिच हाउस होल्ड को ही लोन मिले, कि हम तो गांव पहुंच गए, गांव में भी सिर्फ अमीर व्यक्ति को ही दे रहे, नहीं, ये भी इंश्योर करना होगा कि गांव तक पहुंचे और गांव में पहुंच के गरीब व्यक्ति को भी लोन मिले, गांव के, जो शायद अभी तक उस लाला सेठ के चुंगल में फंसा हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो के नीचे कोई नहीं लिखेगा कि नो लाला सेठ वाज हार्म्ड इन दिस वीडियो। पॉइंट ये है कि वो एक एग्जांपल है, काल्पनिक है, ठीक है, वास्तविकता से कोई लेन देन नहीं है इस कैरेक्टर का। तो अब यहां पे आपको समझ में आई होगी कहानी क्या है, कि फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट में हु गेट्स व्हाट एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम ओवर देयर एंड हाउ इट कैन बी सॉल्व्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, और यहां पे कैसा क्वेश्चन बनता है कि व्हाई डू पुअर हाउस होल्ड बोरोज इट फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर, हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड। तो दिस इज हाउ द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड। और क्यों बोरो करते हैं, तो दिखती बात है कि क्योंकि फॉर्मल सेक्टर है नहीं, है भी तो गरीबों के पास कोलेटरल नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, रिक्वायर्ड नॉलेज नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई है। अब ये भी समस्या है सर एक तरह की, क्या सिखाया मैंने, समस्या पे नहीं समाधान पे फोकस करेंगे। आ जाओ, तो अब समाधान देखते हैं। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये जो लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, ये एक सोल्यूशन है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक सोल्यूशन है किस चीज का, क्रेडिट प्रॉब्लम्स का। जैसे हमने क्या देखा कि सर जहां दांत है वहां चने नहीं है, जहां चने हैं वहां दांत नहीं है। मतलब बिना घुमाए बताऊं कि गरीब व्यक्ति को लोन की सख्त जरूरत है, सही मायने में उसको लोन मिलना चाहिए, लेकिन उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके पास कोलेटरल नहीं है। ठीक है, और अमीर व्यक्ति को उतनी जरूरत नहीं भी होगी लोन की, लेकिन उसके पास पूरी व्यवस्था है, तो उसको बैंक लोन, घर पे जाके मैनेजर बोलते हैं कि सर लोन ले लो, लोन ले लो। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि यहां पे आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा, ये क्रैक करना पड़ेगा कि हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मीनिंग समझ में आया, मतलब मीनिंग की जगह यहां लिखा होना चाहिए था कि कंटेक्स्ट क्या है, कि ये स्थिति थी, क्या स्थिति थी कि गरीब व्यक्ति जिसके पास पेपर और डॉक्यूमेंटेशन की कमी है और लोन की ज्यादा जरूरत है, उस तक कैसे लोन पहुंचे कि पेपर और डॉक्यूमेंटेशन की कमी के बिना भी लोन पहुंच जाए। तब इमर्ज होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, तो दिस इमर्ज एज एन अल्टरनेटिव अगेंस्ट द चैलेंजेस ऑफ बोरोइंग फ्रॉम बैंक। ठीक है, मीनिंग की जगह इसको हम क्या लिखें, कंटेक्स्ट लिखें। ठीक है, कंटेक्स्ट समझ में आया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप किस स्थिति में उत्पन्न हुआ। नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो यहां जरूरत थी कि हमें कुछ ऐसा अल्टरनेटिव ढूंढा जाए जहां पे बोरोवर्स जो है, खास करके पुअर हाउस होल्ड जो है, तो व्हाट आर दी चैलेंजेस दे आर फेसिंग, तो उनके पास कोलेटरल नहीं है, बैंक में लोन लेने जाएंगे तो बैंक वाले बोल देंगे कि गिरवी क्या रखोगे, तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, हम तुम्हें किस बेसिस पे लोन देते, कल को तुम भाग गए तो। ठीक है, तो वो जो चैलेंजेस ऑफ बोरोइंग है ना फॉर दी पुअर हाउस होल्ड, उसको ओवरकम करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैन बी अ बेटर अल्टरनेटिव। अब मैं आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप अब समझाता हूं, अभी पहले कंटेक्स्ट समझाना जरूरी था। तो अब सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है वो समझो। तो सेल्फ हेल्प मतलब खुद की मदद खुद करने वाले, स्व सहायता। ठीक है, तो अब जैसे अगर आप देखेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है खुद की मदद खुद कैसे कर लेते हैं सर, तो ये एक टिपिकल ग्रुप बनेगा, 15 से 20 लोगों का हो सकता है और भी ज्यादा लोगों का भी हो सकता है, जो यूजुअली एक दूसरे को जानने वाले एक गांव के लोग हो सकते हैं। अब वो लोग क्या करेंगे, जितनी जिसकी बस की उतना पैसा सेव करते हैं, 100 रुपए सेव कर रहे हैं, 500 रुपए सेव कर रहे हैं, 1000 रुपए सेव कर रहे हैं, वो इतना पैसा सेव करते हैं रेगुलर बेसिस पे। अब जब एक आदमी ने 1000 रुपए डाला तो वो 1000 दिख रहा है, लेकिन जब 30 लोगों ने 1000 रुपए डाले तो 30,000 हो गया। ठीक है, अब ये 30,000 का जो अमाउंट है ना, इस 30,000 के अमाउंट को वो क्या कर सकते हैं, जैसे 30 में से किसी एक को जरूरत थी तो उन्होंने आपस में अपने फंड में से किसी एक को जरूरत थी तो उसको बोल दे कि ले तुझे जरूरत ज्यादा है तू दे। अब क्या है, वहां उससे ये नहीं बोल रहे कि तू डॉक्यूमेंटेशन दे, कोलेटरल दे, कुछ गिरवी रख और ये वो जो व्यक्ति जिसको लोन दिया उसको सब जानते हैं और ये भी समझते हैं कि उसकी नीड ज्यादा है तो उसको लोन दे दिया, और उससे इंटरेस्ट रेट भी वो लाला सेठ की तरह बहुत ज्यादा चार्ज नहीं करेंगे, इतना चार्ज करेंगे कि जिससे थोड़ी और कमाई हो, क्योंकि वो बैंक से भी लोन लेने जाएगा तो उसको इंटरेस्ट रेट तो चार्ज करेंगे। तो पॉइंट क्या हो रहा है, पॉइंट यहां पे ये हो रहा है बड़ा सिंपल सा, कि अपनी क्रेडिट नीड्स को फुलफिल करने के लिए लोगों ने एक अकेला थक जाएगा, साथ ही हाथ बढ़ाना। ठीक है, मिलकर हाथ बढ़ाना, तो सारे लोग एक साथ आए तो उससे क्या हो गया कि वो संगठन में शक्ति दिखी और उस शक्ति की मदद से क्या करा, उन्होंने अपनी खुद की मदद खुद कर ली, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है बेसिकली, जैसे अगर देखें हम तो ये समझ में आ गया ना कि कैसे चैलेंजेस ऑफ बोरोइंग के अगेंस्ट में सेल्फ हेल्प ग्रुप निकल के आए, कि गरीबों को बैंक लोन नहीं दे रही है, कोलेटरल नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। ठीक है, मनी लेंडर के पास जाएंगे तो मनी लेंडर बहुत इंटरेस्ट चार्ज करेगा, इसी के चलते दे क्रिएटेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जहां पे आपको देखने को क्या मिल रहा है
कि पीपल कम एंड पूल देयर सेविंग्स, ठीक है, पीपल कम कलेक्ट या फिर पूल करना मतलब इकट्ठा करना देयर सेविंग्स। अ टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप हैव 50 to 20 मेंबर्स यूजुअली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड, सब एक दूसरे के आसपास वाले होते हैं। who meet and save regularly, जो मीटिंग करते हैं, पैसा बचाते हैं और उस पैसे से एक दूसरे की मदद करते हैं। अब वो जब पैसा बना पा रहे हैं, बचा पा रहे हैं ना, तो वो बैंक को भी दिखा सकते हो कि देख बैंक वाले भैया क्या कि तुम हमें लोन नहीं देना चाह रहे थे, जबकि ऐसा नहीं कि हम लोग लोन रीपे नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि वो अपने रिकॉर्ड्स दिखाते कि हमारे सारे मेंबर्स जो है तो प्रॉपरली सेव कर रहे हैं। तो बैंक को वो ये भी दिखा सकते कि देखो हमने सेव करते करते 1 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, तब बैंक को भी कॉन्फिडेंस आता है। तो कभी कभी सेल्फ हेल्प ग्रुप अपनी सेविंग्स के बेसिस पे बैंक से भी लोन ले लेते हैं कि हम जब बिना किसी कोलेटरल के इतने अच्छे से चला पा रहे हैं, तो आप हमारी क्रेडेंशियल्स को, हमारे मतलब ऐसे बोलते हैं ना सिविल बनाया बैंक का हमारा, तो वो सिविल दिखाते कि देखो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप ने कितने अच्छे से पैसा सेव किया है, तो हम आगे भी सेव करेंगे और लौटा देंगे तुम्हारा पैसा। तो बैंक से लोन भी ले लेते हैं कभी कभी ऐसे, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप इज अ टिपिकल ग्रुप ऑफ 15 to 20 मेंबर्स यूजुअली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड हु मीट एंड सेव रेगुलरली। सेविंग पर मेंबर वेरीज फ्रॉम 25 to 100 रुपीज। अब हर मेंबर जो अपनी अपनी बोलते हैं ना कि योग्यता के हिसाब से क्या करता है, पैसा सेव करते चले जाता है। डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल to save, member can take small loans from the group itself to meet their needs on a reasonable interest rate without any harsh terms of credit। reasonable interest rate पे और harsh terms of credit के बिना उसको पैसा आसानी से मिल जाता है। तो ये कहानी है किसकी? ये कहानी होगी आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप की। अब देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ना इस तरह से ऑपरेट करते हैं, यहाँ पे जो मेंबर्स होंगे वो मेंबर्स ही खुद निर्णय लेंगे। तो डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर। तो जो ग्रुप मेंबर होते हैं वही ये निर्णय लेते हैं कि क्या करना है, कितना ब्याज चार्ज करना है, कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है, ठीक है, किसको लोन देना है, किसको नहीं देना है। ग्रुप में कोई भी अगर मेजर डिसीजन लेना होगा तो ये सारी चीजें कौन है? ये सारी चीजें मेंबर ही तय करते हैं। मेंबर ही उसके क्या होते हैं, इनको अध्यक्ष बना दिया, ठीक है। जैसे विमेन है तो बहुत सारी महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक साथ आती है और वो अपनी सेविंग्स पूल करके अपनी जरूरतों के हिसाब से पैसा निकाल पाती है। साथ ही साथ आप जिस देखेंगे तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर। सिर्फ ऐसा नहीं कि क्रेडिट नीड्स फुलफिल हो रही है, जैसे मैंने बताया कि महिलाएं भी ग्रुप का पार्ट होती हैं, तो वो महिलाएं न्यूट्रिशन के ऊपर डिस्कस करती हैं, डिसीजेस के ऊपर डिस्कस करती हैं। वो महिलाएं जो है तो मान लो जैसे क्या है कि 4, 5, 15, 20 महिलाएं एक साथ इकट्ठी हो रही हैं, उन्हें पता चल रहा है कि अरे रिंकी की मम्मी तुम्हारे सिर पे कैसे लग गई, तो बोलेंगे कि रिंकी के पापा जो है तो बहुत दारू पी के आते हैं, मारपीट करते हैं। तो महिलाएं बोलती नहीं तुम्हें नहीं सहना चाहिए। तो डोमेस्टिक वायलेंस, सोशल इश्यूज, ठीक है, तो इन सारी चीजों पे क्या हो सकती है, बातें होती हैं, ठीक है। रूरल पुअर जो है, जो कि डिप्राइव्ड है, विदाउट एनी कोलेटरल, इट इज नॉट इजी फॉर हिम टू गेट द लोन, तो उसको लोन मिल जाता है इस तरह से, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है तो ऐसे मददगार साबित हुए हैं। फाइन। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश एक एग्जाम्पल है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश में जैसे जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस जो है, ठीक है, मोहम्मद यूनिस जो थे, तो इन्होंने एक ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश चालू किया, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप, लोगों को जोड़ते चले गए और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेल्फ हेल्प ग्रुप है। और इसी चीज के लिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला है कि उन्होंने बांग्लादेश के गरीबों की क्रेडिट की जो नीड थी उसको एक तरह से क्रैक करा है कि हाँ कैसे उनकी नीड फुलफिल हो जाए इन द एब्सेंस ऑफ कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, और उसी का एक एग्जांपल सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है कि जहां से क्रेडिट नीड्स गरीबों की पूरी हो सकती है आसानी से, ठीक है। तो दिस वाज द होल चैप्टर, आई होप यू पीपल एंजॉयड इट, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर आपकी नजरों के सामने से दौड़ गया, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताते चला आपको, सेल्फ हेल्प ग्रुप की डेफिनेशन वगैरह भी आ जाएंगी और हमारा रिवीजन भी उस प्रोसेस में हो गया। जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा था तो अब आपको मोटा माटी पूरी चीजें समझ में आ गई। एनसीईआरटी एक बार रीड करना, ठीक है, और साथ मिलकर बहुत बेहतरीन तरह से तैयारी करेंगे। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए एक एग्जाम पैक भी बनाया हूं मैंने, ठीक है। एग्जाम पैक मतलब कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो रहते हैं, तो वो एग्जाम पैक वाला वीडियो जरूर देख लेना। यूट्यूब पे सर्च करोगे तो कहीं पुरानी जगह मिल जाएंगे आपको। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं सारे पीडीएफ्स और अपडेट्स के रिगार्डिंग कि आगे कब कहां क्या होने वाला है, ठीक है। इस चैप्टर के जो नोट्स हैं आप टेलीग्राम चैनल से अभी बस सेशन देखो और उसके बाद ले सकते हो। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।